करम। सो ITR का ट्रेनिंग हम ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज जो है आप लोगों की शायद इससे रिजॉल्व हो जाए। एंड बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद, जब जितना मैं पढ़ा सकता हूं उतना पढ़ाने के बाद आप लोगों को पूछने पड़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट कि हमें यहाँ पे ये नहीं समझ में आता, और काउंटर आंसर भी यहाँ से आएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन में आप कैसे करते हो, सॉफ्टवेयर में कैसे करते हो मुझे नहीं पता। आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम द ओरिजिनल इनकम टैक्स साइट कि इनकम टैक्स साइट पे अगर आप रिटर्न भरते हैं तो कैसे भरना होता, क्योंकि दैट्स अ मोस्ट सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइलिंग द ITR। ओके, तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, होम है, उसके बाजू में क्या है, इंडिविजुअल, फिर आगे क्या है, कंपनी, उसके बाद नॉन कंपनी, नॉन कंपनी में AOP, BOI, ट्रस्ट, AJP, LLP। हाँ, तो यहाँ पे मतलब जैसे आपकी लीगल स्टेटस ऑफ द एंटिटी है वैसे यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट पोर्टल पे दिया गया है। किसी ने पोर्टल कभी घूम के देखा है पोर्टल पे क्या क्या है? इस पोर्टल को कितने लोगों ने देखा है? और ITR का काम कितने लोग करते हैं? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो ITR का काम करते लेकिन पोर्टल देखा ही नहीं? कोई हाथ ऊपर नहीं करता, अच्छे लोग हैं। तो एक तो ITR हमारे पास आता है सैलरीड एम्प्लॉय का। इंडिविजुअल में भी कैटेगरीज क्या क्या होते हैं? सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेस एंड प्रोफेशन, सीनियर सिटीजन, नॉन रेसिडेंट या HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इतनी कैटेगरीज कहाँ पे उन्होंने देके रखी है? इंडिविजुअल HUF में। हम सबसे सिंपल ITR की पहले बात कर रहे हैं। सबसे सिंपल ITR कौन सा है इस दुनिया में? सैलरी ITR, जिसको क्या कौन से रिटर्न में भरा जाता है? ITR 1। तो आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ITR 1 पे जब मैंने गाइडेंस के ऊपर क्लिक किया तो मुझे उसने क्या क्या दिया यहाँ पे? ITR 1 का यूजर मैनुअल। इसमें बहुत सारे अनवांटेड सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जरा कोई तो बैठ के सॉफ्टवेयर सारे डिलीट कर दो। ITR 1 यूजर मैनुअल है, ठीक है। ITR 1 के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, मतलब जो क्वेश्चन तुम अपने जूनियर लोग किसको पूछते रहेंगे? यूजुअली सीनियर को, वो सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। और ITR 4 का भी यूजर मैनुअल है और ITR 4 का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो लार्जली अभी आप लोग ये 2 ITR भरते रहते हो, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूंगा? ITR 1 का यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल मतलब समझते हो? हाउ डू वी यूज ITR 1, ठीक है। तो ITR 1 किसके लिए लगता है? तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है द ITR 1 सर्विस इज अवेलेबल टू रजिस्टर्ड यूजर ऑफ ई पोर्टल। तो जो भी जिसका भी आप रिटर्न भरने जाओगे पहले उसका क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है पोर्टल पे। रजिस्ट्रेशन कैसे करते उतना तो सबको आता है ना, पैन डालना पड़ता है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर डाल के आपको OTP सबमिट करके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन हो गया। सर रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे उन्होंने बोला है पैन एंड आधार लिंक होना चाहिए। अगर पैन एंड आधार लिंक नहीं है तो वो गड़बड़ है, आपको पता है। उसके लिए फिर पेनाल्टी भर के आपको लिंक करना पड़ता है, क्योंकि पैन इनवैलिडेट हो जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे वो भी लिख के दिया है, इफ योर पैन इज नॉट लिंक विथ योर आधार, तो क्या होगा? योर पैन इज मेड इनऑपरेटिव। क्या हो चुका है अभी? पैन वो इनऑपरेटिव, मतलब मर चुका है वो पैन, अभी उसको जिंदा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन केस यू विल गेट थिकर मैसेज, योर पैन इज मेड इनऑपरेटिव एज इट इज नॉट लिंक विथ आधार। ऐसा जब आप लॉग इन करने जाओगे तो एक मैसेज पॉपअप होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सेस में भी लिमिटेड, यू कैन लिंक एंड मेक योर पैन ऑपरेटिव आफ्टर पेमेंट अंडर सेक्शन 234H। एक सेक्शन है फी का। इनकम टैक्स की जो पुराने लॉ है, मतलब अभी 2025 का एक्ट है, लेकिन जो ओल्ड लॉ है उसमें 234H करके एक सेक्शन है। ओके, समझ में आ रहा है? अब इस सेक्शन जो है ना, पुराने वाले आपको याद नहीं रखने, आप लोग अभी अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना। अभी आप लोग 2025 का इनकम टैक्स पढ़ोगे। लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में अभी तक पास हुआ नहीं है। जैसे वहां पे पास हो जाएगा तो हमें नया एक्ट ही पढ़ना है। मुझे आपको नया एक्ट ही पढ़ाना था, इसलिए मैं इतने दिन से आपको इनकम टैक्स पढ़ा नहीं रहा था। लेकिन चलो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, जब सिचुएशन आई गई। तो अभी ये क्या है? दिस इज इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ना। इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इनकम टैक्स बिल 2025 दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो अभी पार्लियामेंट में पहले पुराना वाला बिल था, इंट्रोड्यूस किया, उसमें 280 अमेंडमेंट आए फर्स्ट बिल में। मतलब लोग इसका मजाक इसलिए उड़ा रहे कि इनकम टैक्स देखो कितना सिंपल है। उन्होंने एक नया लॉ बनाया, अभी तक लॉ बना भी नहीं, और बनाए हुए लॉ में 280 अमेंडमेंट आ गए।
मतलब जो लॉ बना भी नहीं अभी तक, खाली प्रपोज लॉ था। तो उन्होंने बोला भी 200 पहला लॉ लाएंगे, फिर 280 अमेंडमेंट लाएंगे। उससे अच्छा फिर निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, जो पुराना बिल था 2025 का, जो एक्ट नंबर 1 था, उसको विड्रॉ किया और नया बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो दिस इज दैट न्यू बिल, इनकम टैक्स बिल 2025, जो अभी एक हफ्ते पहले ही आया हुआ है। तो यहाँ पे नेविगेटर करके एक दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? नेविगेटर। सर नेविगेटर करके ये पीडीएफ अगर आप ओपन करोगे ना, तो इनकम टैक्स की जितने भी सेक्शन अभी के हैं, उसके सारे करस्पॉन्डेंस सेक्शंस उसके सामने लिखे गए हैं। मैंने क्या बोला समझा आपको? इनकम टैक्स के अब भी जितने भी सेक्शंस है, तो यहाँ पे 1 है तो वहां पे भी 1 है, यहाँ का 2 है डेफिनेशन, वहां का 2 डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या बोलते हो 3 में प्रीवियस ईयर डिफाइन किया गया है, वहां पे भी 3 में प्रीवियस ईयर या टैक्स ईयर डिफाइन किया गया है। तो ऐसे उन्होंने क्या किए, कंपेरेटिव सेक्शन दिए गए। आप देख सकते हो इनकम टैक्स के बहुत सारे एग्जम्प्ट इनकम थे, उन्होंने सेक्शंस में से हटा के शेड्यूल में डाल दिया, शेड्यूल नंबर 2 में आ गया अभी वो। ठीक है, तो ऐसे अभी आईटीआर भरने का सेक्शन कौन सा पता है आपको? कौन से सेक्शन में आईटीआर भरते हम? 139। तो 139 में आईटीआर भरा करते थे, ऐसे बोलना पड़ेगा कुछ महीनों के बाद। ठीक है ना? तो यू आर द बैच, जो आई गेस यू आर द लास्ट बैच जिसको आईटीआर अंडर 1961 वाले एक्ट में पढ़ना है। 2 महीने के बाद हम लोग इमीडिएटली 2025 वाला एक्ट चालू करने वाले। तो सर पूरा एक्ट बदल गया क्या? नहीं बाबा, एक्ट वही है, मतलब लैंग्वेज भी वही है, खाली क्या चेंज हो गया, एक्ट का अरेंजमेंट जो था बहुत ज्यादा थोड़ा इलॉजिकल था, बहुत सारे सेक्शन बहुत पहले डिलीट किए गए थे। तो उन्होंने नए सेक्शंस बनाए हुए, थोड़ा लॉजिकल बनाने का ट्राई किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया। जब मैं पढ़ाना चालू करूंगा तो आपको पता चलेगा कि कितना सिंप्लीफाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे दिख रहा है आपको सेक्शन 139 में रिटर्न ऑफ इनकम, उसका करस्पॉन्डिंग नया सेक्शन क्या बन चुका है अभी? 263। तो अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं, आपको क्या याद रखना है? मैं भले 139 की बात करूंगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है? क्योंकि मुझे तो आपको अगले 5 साल के लिए पढ़ाना है, समझ रहे हो ना? ये 139 लास्ट ईयर है, लेकिन अभी आप ऐसी बैच हो जिसको ओल्ड भी याद रखना पड़ेगा और न्यू भी याद रखना पड़ेगा। मैं आपको नया पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन नए का कंटेंट आया नहीं है, तो मुझे आपको ओल्ड ही पढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको नया पढ़ाना पड़ेगा, फिर बताऊंगा 139 में ये लिखा है, 263 में ये लिखा है। तो आप लकी हो क्या अनलकी हो? आप बहुत लकी हो। बताओ क्यों? आप ओल्ड लॉ भी देखोगे और आप नया लॉ भी देखोगे, तो आपको दिखेगा लॉ बनता कैसे, लॉ बदलता क्यों है। और ये 1961 में एक बार हुआ था, उसके बाद 2025 में हुआ है। मतलब ऐसे बोलते ना, ऐसा बार बार नहीं होता इंडिया में। तो यू आर दैट लकी जनरेशन जिसको चेंज देखने मिल रहा है। जैसे जीएसटी आया तो आपने देखा नहीं, आप घर पे थे, पता नहीं पबजी वगैरह खेलते रहोगे। तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था इंडिया में, वो आपने देखा नहीं, आपने विटनेस नहीं किया। लेकिन अभी का जो लॉ है वो आप एटलीस्ट विटनेस करोगे कि इनकम टैक्स बनता कैसे है। और मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए एक बहुत प्यारी बात बोली कि इस दिवाली में मैं आपको डबल दिवाली देने वाला हूं। ठीक है ना? एक नया जीएसटी लॉ लाने वाला हूं। हाँ, नया मतलब जो एग्जिस्ट, नया मतलब नया कैसे लाएंगे? अभी जो एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ ना कुछ क्या है, कमियां हैं। तो क्या करने वाले हैं? तो जीएसटी लॉ भी मैं अभी लेक्चर नहीं चालू कर सकता, वो भी दिवाली के बाद ही करूंगा। बताओ क्यों? जब नया ही आने वाला है, तो जब नया आएगा तो पढ़ेंगे। अभी हमने कौन सा सेक्शन रेफर किया पेनाल्टी का? 234H ना, यहां पे दिख रहा है 234H। क्या लिखा है यहां पे? फी फॉर डिफॉल्टिंग आधार। ठीक है ना? आधार को लिंक नहीं किया आपने, तो उसका नया सेक्शन बना है 430। क्या बन चुका है? 430। दिखा आपको? समझ में आया? अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, आप कौन से कंपनी में डायरेक्टर हो, ये सब एम्प्लॉयर को आप नहीं बता सकते ना। बहुत सारी चीजें जो आपको ही पता होती है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह भी अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर नहीं करते, और करते तो खाली अमाउंट शेयर करते, एग्जैक्ट डिटेल नहीं शेयर करते। तो अभी इनकम टैक्स का आईटीआर 1 का पर्पज क्या है? तो पर्पज, कुछ वो लोग बोलेंगे टैक्स तो मेरा पहले ही कट चुका है, तो मुझे आईटीआर भरने की क्या ही जरूरत है। सर आईटीआर भरना ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है। क्या है? हाँ, तो ऑप्शन नहीं है। आपने टैक्स भरा, गवर्नमेंट के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट का ही सब कुछ यूज कर रहे हो आप ना। रोड समझ रहे हैं ना, बाकी सब इंफ्रा जितना भी है, स्कूल, कोर्ट, पुलिस, मिलिट्री, ये सब कुछ किसका है?
और गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या लेती है आपसे? टैक्स लेती है। तो टैक्स भरा, उपकार नहीं किया, आईटीआर भरना ही पड़ेगा। आईटीआर भरना चॉइस नहीं है, आईटीआर भरना क्या है? मैंडेटरी है। तो आपको आईटीआर भरना ही पड़ता है, भले आपका टैक्स गया हो। तो सर आईटीआर 1 कौन भरता है? सर आईटीआर 1 भरता है रेसिडेंट इंडिविजुअल। कौन भरते हैं सर? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में क्या फर्क होता है? रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में रिसाइड करते हैं, आप कितना समझ लो। नॉन रेसिडेंट मतलब जो इंडिया के बाहर रहते हैं। तो सर कभी कभी इंडिया में, कभी कभी बाहर रहेंगे तो क्या है, तो उसके बहुत सारे कैलकुलेशंस है, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन 182 डेज का थंब रूल आप याद रख सकते हो। पूरे साल में 365 डे होते हैं। 365 डे को आप डिवाइड बाय 2 करो तो 182.5 आता है। 0.5 छोड़ दो, बच कितना गया? तो हम बोलते कोई भी अगर पर्सन लास्ट ईयर इंडिया में 182 डे से ज्यादा अगर रुका होगा तो उसको हम रेसिडेंट बोलते हैं। अगर वो नहीं रुका होगा उतना तो हम उसको क्या बोल देते हैं? नॉन रेसिडेंट। ये एक कंडीशन हो गया। ऐसे बहुत सारे कंडीशन है। मैं बाकी सारे कंडीशन, मैं अभी लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, आईटीआर पढ़ा रहा हूं। लेकिन आप अंधे कानून से कानून के हिसाब से आईटीआर नहीं भर सकते, क्योंकि आप अभी केरला के वगैरह लोगों के लिए आईटीआर भर रहे हो तो पासपोर्ट लेना पड़ेगा आपको, वो रेसिडेंट है कि नहीं है चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रैवल वहां के करते हैं। साउथ इंडिया की जो आईटीआर आपके पास आएंगे, यू नीड टू चेक वेदर दे आर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट। ठीक है सर, एक ये सवाल होता है कि आईटीआर 1 कौन कौन भर सकता है? तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता कौन कौन हो सकता है, हम ये बता देंगे आपको कि कौन नहीं भर सकता है। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? आईटीआर 1 कौन नहीं भर सकता है। पहले तो बिजनेस वाला आईटीआर 1 भरेगा क्या? नहीं, बिजनेस के लिए तो आईटीआर 3, आईटीआर 4 है। तो सैलरी वाला कौन सा आईटीआर भरेगा? आईटीआर 1 या तो आईटीआर 2। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या आप आईटीआर नहीं भर सकते, आईटीआर 1 नहीं भर सकते। तो आपके मन में क्या सवाल आएगा? 1 नहीं तो क्या? अरे 1 तो नहीं भर सकते, वो पढ़ा रहा हूं ना। तो कौन सा भरोगे फिर? 2 भरोगे। नहीं 1 नहीं तो सैलरी वाला है, तो 1 नहीं तो क्या भरोगे? 2। वैसे बिजनेस वाला अगर 4 नहीं भरोगे तो 3। तो 1 नहीं तो 2, 3, 4 नहीं तो 3। तो 2 और 3 में ऐसा क्या है सर? जो 1 और 4 है वो सहज एंड सुगम, ऐसा उसका नाम दिया गया है। मतलब वो सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ आईटीआर है। क्या है वो? सिंप्लीफाइड वर्जन। जो ओरिजिनल वर्जन ऑफ आईटीआर है वो 2 और 3 है। जो रियल वर्जन है आईटीआर का वो कौन सा है? आईटीआर 2 एंड आईटीआर। लेकिन आईटीआर 2 या आईटीआर 3 भरने के लिए आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए इनकम टैक्स का, बहुत ज्यादा, जबकि सबके लिए वो जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? बहुत सारे एसएससी का इनकम एकदम सिंपल होता है, सैलरी कमाई सर साल भर, कुछ और कमाया ही नहीं है, तो उसके लिए आईटीआर 2 क्यों भरोगे? 150-200 सेल भरने पड़ेंगे। आईटीआर 1 में आपकी 4-5 क्लिक में वो हो जाएगा। तो 1 सिंप्लीफाइड वर्जन है 2 का, 4 सिंप्लीफाइड वर्जन है 3 का। मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको? 3 और 4 लार्जली बिजनेस के लिए है, 1 और 2 किसके लिए है? सैलरी के लिए। तो 1 फेल हो जाएगा तो कहां पे जाओगे? 2 पे। यहां तक ठीक है? ओके। 1 कौन कौन नहीं भरेगा, ठीक है ना? आप उल्टा भी पढ़ सकते हो फिर। जैसे यहां पे उन्होंने बोला है आईटीआर 1 कैन बी फाइल्ड ओनली बाय इंडिविजुअल whose total income does not exceed 50 लाख। कितना क्रॉस नहीं होना चाहिए? तो मेरा सवाल क्या है, 50 लाख क्रॉस हुआ तो 2, ये बोलना चालू करो ना। 1 तो नहीं भर पाओगे ना। 50 लाख का अगर आपका टोटल इनकम है या उस क्रॉस नहीं हुआ है तो ही आप क्या भर सकते हो? 1 भर सकते हो। तो अगर आपका सैलरी 1.5 करोड़ है तो कौन सा भरोगे? 2 भरोगे। सर 1 का 2 होने से क्या फर्क पड़ता है? यहां पे कम डेटा देना था, 2 में बोलो ना, यहां पे कम डेटा जा रहा था, 2 में लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? 50 लाख के नीचे जो कमाते थे वो गरीब मान सकते हैं हम उनको? अरे इंडिया में 50 लाख के नीचे जो कमाते हैं उनको गरीब या मिडिल क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे 50 लाख के नीचे दोनों आ गए ना, गरीब क्लास और 50 लाख के ऊपर रिच क्लास चालू हो जाता है। क्या चालू होता है? और उनको सरचार्ज लगता है। इंडिया में क्या लगता है उनको? सरचार्ज करके एक टैक्स होता है, वो उनको लगता है। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। मतलब हमारे देश में ऐसा है, हायर द इनकम हायर द टैक्स। ये बड़े याद रखोगे। क्या मैंने बोला? आप जितने ज्यादा अमीर बनते जाओगे उतना ज्यादा आपको क्या भरना पड़ेगा? आप अभी गरीब हो ना, इसलिए आप सुखी हो। बताओ क्यों? आप टैक्स से नहीं भर रहे हो। इनफैक्ट लोगों ने जो टैक्स भरा है उसके पैसे पे आप जी रहे हो। तभी तो आपके गांव में पानी आ रहा है, तभी तो आपके यहाँ पे पंचायत है, तभी तो आपके यहाँ पे रोड बने, तभी तो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बना। ये किसने दिया है?
जो रिच क्लास है उसने भरा हुआ टैक्स है जो गरीबों के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इंडिया में इनकम में बहुत ज्यादा गैप है। अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, और फिर कुछ मिडल वाले लोग हैं जो ना ढंग से अमीर है ना ढंग से गरीब है। सबसे बुरी हालत तो उनकी है देश में। तो मैं तो बोलता हूं या तो ढंग से गरीब रहो तो सुखी रहोगे, क्योंकि सारे गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिलेंगे, लाड़की बहन, हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, राशन कार्ड पे सब कुछ ना, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का सपोर्ट ये मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, कॉलेजेस में एडमिशन सस्ते पे मिलेगा। या तो ढंग से गरीब रहो या ढंग से अमीर हो जाओ। अमीर हो जाओगे तो गवर्नमेंट की कुछ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राशन कार्ड, ये सब की जरूरत नहीं है, खुद के पैसे से आप खुद कमा सकते हो। प्रॉब्लम किसका है? जो बीच वाले लोग हैं, उनको ना गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है ना उनके पास इतने पैसे हैं कि वो खुद अपने आप को सपोर्ट दे पाए। ठीक है, तो देखो आप कहाँ, या तो अपने आप को आप ऊपर लेके जाओ जो डिफिकल्ट है, या तो अपने आप को थोड़ा नीचे ही रखो तो भी खुश रहोगे। सर और क्या है? फिर उन्होंने बोला सर इनका इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकता है। हाँ हो सकता है। इनके पास एक घर हो सकता है। कितने घर हो सकते हैं सर? 4 घर होगा तो 2 भरना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? 2 घर होंगे तभी भी 2 भरना पड़ेगा। 3 घर होंगे, 1 घर है तो ITR 1। मैं आपको बता क्या रहा हूं, ये अमीर और गरीब का डिस्टेंस नहीं हो गया। 50 लाख के ऊपर आप अमीर हो गए तो कौन सा भरोगे? 2। ठीक है ना? आपके 1 से ज्यादा घर है तो क्या भरोगे? ITR 2। तो मुझे आप बताओ, आपके ITR 1 की फी और ITR 2 की फी सेम हो सकती है क्या? कॉमन सेंस है ना? नहीं, क्योंकि ITR 2 में डिटेल ज्यादा जाएगा और अमीर है। ठीक है ना? आप देख सकते हो। फैमिली पेंशन इनकम है, ये लास्ट टाइम किसी ने मिस आउट किया था। लास्ट टाइम अभी कंप्लेंट आया किसी का आपका, ठीक है ना, कि लास्ट ईयर फैमिली पेंशन मिला है तो इस साल भी तो फैमिली पेंशन मिलेगा। फैमिली पेंशन का मतलब ये होता है कि आपके घर में कोई तो करता धरता था, उसकी डेथ हो चुकी है, और डेथ होने के बाद अभी भी कंपनी जो है, जिस कंपनी में वो जो असिस्टेंट से काम करता था, वो कंपनी फैमिली को कुछ एक इनकम देती है। उसको कौन सा नाम बोलते हैं? फैमिली पेंशन। जो इंसान मर गया है उसके बाद जो फैमिली को मिलता है उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं। इंसान मरा नहीं है, रिटायर हो चुका है, खुद को मिलता है, उसको पेंशन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, समझ में आया? ओके। तो फैमिली पेंशन का किसी के ITR में कैलकुलेशन था, लास्ट ईयर था तो इस साल भी मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने लास्ट ईयर का कंप्यूटेशन चेक नहीं किया और फैमिली पेंशन का डेटा आपने भरा नहीं, ऐसा कंप्लेंट आया था। तो कॉमन सेंस है, लास्ट ईयर डेटा था तो इस साल आपको पूछना था। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि इस साल फैमिली पेंशन मिला ही नहीं, पॉसिबल है, लेकिन पूछना जिम्मेदारी किसकी? हमारी, हम लोगों की, कि लास्ट ईयर में ये दिख रहा था इस साल ये दिख नहीं रहा है, क्या गड़बड़ है? ठीक है ना? तो वो देखना पड़ेगा आपको। एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 के नीचे है तो टैक्स नहीं होता। मैंने क्या बोला? एग्रीकल्चर इनकम कितने हजार के नीचे होगा तो बिल्कुल टैक्स नहीं होता। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 के ऊपर होगा तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं होता, लेकिन बाकी इनकम जो है वो हाईयर रेट पे टैक्स होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर आप ऐसे आप दोनों कमा रहे हो, एग्रीकल्चर भी कमा रहे हो और नॉर्मल भी कमा रहे हो। और ऐसे दुनिया में लोग हैं जो खाली एग्रीकल्चर कमा रहे, और ऐसे भी इंडिया में लोग हैं जो खाली सैलरी मतलब कमा रहे। समझ में आ रहा है? 3 टाइप के लोग। एक टाइप का लोग जो खाली क्या कमा रहा है? सैलरी, उसके पास एग्रीकल्चर जमीन नहीं है, बेचारा फार्मर बिर्मर का इनकम कुछ नहीं है। दूसरे टाइप के लोग जो खाली फार्मर है, जिनका कोई सैलरी, जो खाली फार्मर है इंडिया में, और आप खाली 100 करोड़ भी कमाओगे 1 रुपया टैक्स नहीं देना। मैंने क्या बोला, समझ में आया? आप ओनली फार्मर हो, आप 100 करोड़ भी कमाओ, 1 रुपये का भी क्या नहीं लगता। इसलिए अपने को क्या बनना है अगले टाइम पे, जब अपन अमीर बनेंगे, कौन से रास्ते से अमीर बनेंगे? फार्मिंग के रास्ते से अमीर बनना पड़ेगा, नहीं तो 40% गवर्नमेंट टैक्स लेता है। आप सोचो, आप 100 करोड़ कमाओगे, 40 करोड़ गवर्नमेंट ले लेगा। नॉर्मल कंपनी बनाओगे तो, और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां फार्मर कंपनी बनाएंगे, 100 करोड़ कमाएंगे तो अपना कितना? पूरा 100 करोड़ अपना। ठीक है ना? एटलीस्ट अभी के हिसाब से। आगे जाके बहुत सारे लोगों ने बोला अमीर फार्मर को टैक्स किया करो। मैं भी चाहता हूं अमीर फार्मर को टैक्स लगे, मैं चाहता हूं गरीब फार्मर को टैक्स ना लगे, अमीर फार्मर को क्या लगे? टैक्स लगे। जैसे BCCI का भी इनकम एग्जम्प्ट है। अब BCCI तो इतना ही खाली स्पोर्ट बॉडी करके उसने अपना इनकम एग्जाम करके रखा है। सोचो IPL में उसने हजारों करोड़ कमाती है BCCI। ठीक है ना? तो सारे लोग एग्जाम नहीं होने चाहिए। हमारी ICI भी एग्जाम्प्ट है एजुकेशनल बॉडी करके, इसलिए वो हर साल खुद की प्रॉपर्टी लेती है। मेन मुंबई में BKC में, उधर नोएडा गुड़गांव में, ऐसे जो प्रीमियम एरिया जहाँ पे कॉर्पोरेट जमीन नहीं ले सकते, वहाँ पे हमारी ICI जमीन लेके बिल्डिंग बनाती है। बताओ, सोचो कितना पैसा है, क्योंकि टैक्स
नहीं भरते, ठीक है ना, अच्छे लोग हैं इसलिए टैक्स नहीं भरते। तो एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 के ऊपर होगा तो ITR 1 तो नहीं जाएगा ना, तो जाएगा, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका सेक्शन 112A का है, सेक्शन 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब कौन सा रे बाबा? शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 1 साल से ज्यादा आपने होल्डिंग रखा हुआ है। क्या रखा है? 1 साल से ज्यादा। तो शेयर मार्केट में हम क्या बोलते हैं? उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। वो कितना एग्जेम्प्ट किया है गवर्नमेंट ने अभी? 1,25,000, ठीक है ना, 1.25 लाख इतना एग्जेम्प्ट किया है। उतने तक का अगर किसी ने कमाया होगा तो ITR 1, किसी ने 2 लाख कमाया तो टैक्स हो जाएगा ना अभी कैपिटल गेन, तो कौन सा ITR 2। समझ में आ रहा है? ये रेखा जो है यहां पे वो अमीर एंड गरीब की है। दिस इज द लाइन वेयर यू शुड शिफ्ट योर फी फ्रॉम लोअर फी टू हायर फी। ITR 2 का रेट और ITR 1 का रेट सेम हो ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग दिस? पक्का? ये मैंने अपने घर से लाया है कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे है। हाँ, तो ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। और याद नहीं रहेगा तो क्या करोगे? आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल में ये सब कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए था। और आपने अगर ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं बनाया तो इंस्टीट्यूट ने जो, मतलब इंस्टीट्यूट भी नहीं बता रहा हूं, सॉरी, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है वहां पे ही तो है। इसी पोर्टल पे तो आप ITR भरते हो। अगर कंफ्यूजन होगा तो ओपन करके देख लेना, कहां जाने वाला है, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट रहेगा तो आप ITR 1 भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन FD रहेगा तभी भी चलेगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड रहेगा तभी भी चलेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन, जमीन वगैरह जब बेचते हो तभी की ये बात है। एनी अदर इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन, इनकम ऑफ अ स्पाउस, ठीक है ना, अदर देन कवर्ड इन द पोर्तुगीज सिविल कोड। अब पोर्तुगीज सिविल कोड क्या है? गोवा में और कुछ अपने आइलैंड है अंडमान निकोबार वगैरह पे, वहां पे अभी भी कुछ पोर्तुगीज लोग हैं, अभी भी है। पोर्तुगीज में ऐसा होता है कि सैलरी इनकम छोड़ के आपका और कोई भी इनकम होगा तो हस्बैंड एंड वाइफ में 50-50% डिवाइड होता है मैंडेटरीली, ठीक है। कितना लकी होता ना अगर आप पोर्तुगीज पैदा होते, तो दोनों में 50-50% इनकम डिवाइड होता है। तो अगर वैसा वाला अगर आपका वो वाला लॉ लगने वाला है, गोवा से आपको ऐसा काम आएगा, ठीक है ना, गोवा के अपने एसोसिएट है वहां से ये काम आता है, तो आप ITR 1 नहीं भर सकते उनका, क्योंकि वो डिवीजन वाला जो सिस्टम है वो ITR 1 में शायद कवर नहीं किया है। हाँ, बाकी इनकम ऑफ स्पाउस चलेगा, माइनर इनकम रहेगा तो चलेगा। तो ऐसा उन्होंने बोल दिया, कुछ कुछ चलेगा, कुछ कुछ बोला है। तो ITR उन्होंने कहां भरना है कहां नहीं भरना है वो भी अभी समराइज कर रहे हैं, फिर से वही सारी बातें, ठीक है। सर ITR 1 कौन नहीं भरेगा वो बताओ, चलो कौन नहीं भरेगा? सबसे पहले तो रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, मतलब खाली ऑर्डिनरी रेसिडेंट ITR 1 भरेगा, ये बोल सकता हूं मैं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब जो हमारे देश में रेगुलरली रहते हैं वही लोग क्या भर सकते हैं? ITR 1। NOR और NR ITR 1 भर नहीं सकता। दूसरा, अगर टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर होगा तो ITR 1 नहीं लगता। एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 के ऊपर होगा तो ITR 1 नहीं जा सकता। इनकम फ्रॉम लॉटरी, रेस हॉर्सेस, गैम्बलिंग, ये सब जुगाड़ अगर आपने करके पैसे कमाए हैं, ये 30% पे डायरेक्टली टैक्स होता है, ठीक है ना, इसलिए आप ITR 1 नहीं भर सकते। कैपिटल गेन अगर आपका शॉर्ट टर्म है या नॉर्मल लॉन्ग टर्म है, जमीन वगैरह बेचिए, तभी भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो भी खाली 1.25 के नीचे है तो ही आप ITR 1 भर सकते हो। शेयर मार्केट का अगर कैपिटल गेन 1.25 लाख के ऊपर है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, उसका डेटा गवर्नमेंट को चाहिए रहता है, तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। अगर आपका बिजनेस है, प्रोफेशनल का इनकम है, तो ना 1 भर सकते हो ना 2, डायरेक्टली कहां पे फिर 3 या 4। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप ITR 1 नहीं भर सकते, ठीक है ना। हैज टैक्स डिडक्शन अंडर 194N। 194N किसका सेक्शन है पता है? TDS का। कैश विड्रॉल, आप बैंक से क्या नहीं कर सकते? ये सैलरी वाला इंसान है, इसको सैलरी कैश में आती होगी कि बैंक में आती होगी? बैंक में आती होगी। तो ये कैश क्यों विड्रॉ करेगा हर जगह पे? क्या गूगल पे लगा दिया है ना गवर्नमेंट ने अभी,
तो कैश विड्रॉ करना ही नहीं है, और फिर भी अगर कैश विड्रॉ किया होगा 1 करोड़ के ऊपर हो भी, मतलब किस चीज के लिए किया होगा, ये ब्लैक मनी जनरेट करने के लिए किया होगा, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, जमीन बीमीन कुछ ना कुछ लेगा, तो उसको कैप्चर करने के लिए सेक्शन लाया गया 194N। तो अगर किसी का टीडीएस अगर 194N में कटा हुआ दिखा आपको, तो पहले तो वो समझो वो नॉर्मल इंसान है नहीं, ठीक है ना। एन मतलब में हमें याद रखना है नो, एन मतलब क्या याद रखोगे, नो कैश। क्या एन से क्या याद रखना है, 194N से नो कैश, ठीक है ना, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करने का। जो बंदा कैश में ट्रांजैक्शन करता है वो बंदा जेन्युइन होता है कि टैक्स का चोर होता है, डिफॉल्ट अजम्पशन टैक्स का चोर होता है। और चोर का काम एक तो करने का ही नहीं, और करोगे तो अपना रिस्क कैलकुलेट करके, फी कैलकुलेट करके, अच्छे से उसको प्रीमियम फी चार्ज करके देखो अपना कुछ कहीं पे उसमें हाथ पांव ना आ जाए बस, ठीक है। अगर आप लोगों को ईसॉप मिला होगा और ईसॉप आपने डेफर्ड किया होगा, अभी वो एलिजिबल स्टार्टअप वगैरह में ऐसा होता है कि स्टार्टअप कंपनी जो होती है उनके पास ना सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते, क्योंकि स्टार्टअप है ना, पैसे नहीं है। बिजनेस जब स्टार्ट करते हो तो सब रहता है, एनर्जी, विजन, आइडिया सब रहता है, खाली क्या नहीं रहता, पैसा। और पैसा नहीं रहता फिर भी आप अगर किसी सीनियर बंदे को ऑनबोर्ड करना चाहते हो, जैसे आप लोगों ने अगर कल कंपनी इनकॉर्पोरेट की और आप बोले राम सर आप भी हमारे कंपनी में एज ए इन्वेस्टर या आपका गाइडेंस हमको चाहिए, मैं बोलूंगा दे देता हूं, मुझको कितना मिलेगा, तो आप बोले सर आपको क्या चाहिए बता दो, मैं बोला 25 लाख रुपया महीने का चाहिए। आप लोग बोले कि सर मजाक नहीं करना, तो मैंने बोला फिर पूछा क्यों, तूने क्यों किया, हाँ जब तेरी देने की औकात नहीं तो पूछ क्यों रहा है। तो फिर आप बोलोगे सर ना पैसे तो नहीं है लेकिन आपको हम क्या दे देंगे, ईसॉप दे देंगे, इक्विटी दे देंगे। क्लियर है। ईसॉप का प्रॉब्लम ऐसा है कि ईसॉप जिस साल मिलता है उसी साल टैक्स होता है। ईसॉप मतलब आपने मुझे क्या दिया, शेयर्स, क्या दिया, इक्विटी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय, ईसॉप का फुल फॉर्म क्या है, ये सब तुम ज्यादा समझो मत, तुम लोगों को ज्यादा समझना नहीं है, इसके लिए पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा। अभी खाली समझो ऐसा कुछ शब्द आया तो तुमको काम नहीं करना है, किसी सीनियर को बुलाना है बस, ठीक है ना। ईसॉप का लॉ ऐसा है कि इसी साल टैक्स होता है, जिस साल मिला उसी साल टैक्स होता है। लेकिन मेरे को तो इक्विटी मिली थी ना, पैसे तो मिले ही नहीं थे। अगर मुझे आप लोग ने 1 करोड़ का अगर इक्विटी दे दिया तो मुझे 1 करोड़ के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन दिया तो आपने 1 रुपया भी नहीं। तो स्टार्टअप को, जो एलिजिबल स्टार्टअप होता है, मतलब जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप होता है ATIAC में, उसको गवर्नमेंट ने टैक्स डेफर किया। क्या किया, टैक्स 48 मंथ के बाद भरो, मतलब 48 मंथ में तो कम से कम टैक्स भरने के लायक आपके होनी चाहिए। 48 मंथ मतलब कितने साल हो गए, 4 साल हो गए। 4 साल में अगर आप टैक्स भरने की आपकी औकात नहीं बना पाए तो वो स्टार्टअप पहले तो छोड़ दो, शायद वो बंद होने वाला है। तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन है उनका, तो अगर वो उसका रिपोर्टिंग तो करना पड़ेगा ना कहीं पे। नॉर्मल एम्प्लॉय को मिलता है क्या ईसॉप, बोलो, नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ईसॉप मिला रहेगा तो ITR चेंज करने का, और कुछ नहीं, खाली बता रहा हूं आपको। स्टार्टअप में कोई जॉब करता होगा, ईसॉप मिला तो क्या करने का, ITR चेंज, ठीक है ना। ओन्स और हैज इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी होगा तो यहां पे चल जाता था, एक से ज्यादा होगा तो यहां पे नहीं चलेगा, ITR चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सर क्या क्या भरना पड़ता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्या क्या भरना पड़ता है आपको ITR 1 में, 5 इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है ना। ये 5 चीजें भरनी होती है। यहां पे लिखा है, उन्होंने क्लिक करोगे तो वहां पे लेके भी जाएगा, वो कैसे दिखता है वो दिखेगा आपको। सर पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या जाएगा, दिख रहा है आपको, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा ऐसा ये करके रखा है, ब्लर करके रखा है। ये सारी इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड ही आएगी, ठीक है ना, आपको भरने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि उसका नाम, पैन, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, ठीक है। फिर ITR फाइलिंग टाइप उसमें आता है कि आप विद इन द ड्यू डेट भर रहे हो कि आफ्टर द ड्यू डेट भर रहे हो। अभी कौन सा सीजन चालू है, विद इन द ड्यू डेट, तो 139(1) सिलेक्ट करना होता है। क्या सिलेक्ट करना होता है, 139 का 1, यहाँ पे दिख रहा है आपको 139 का 1 नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन पोर्टल पे है, ठीक है ना। 139 का 1 दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। आगे आगे अलग अलग सेक्शन है। सर बाकी सारे भी सेक्शन पढ़ा दो, नहीं बाकी सारे नहीं पढ़ाऊंगा, अभी 139(1) का सीजन चालू है, 1 समझो, ठीक है ना। उसके आगे बहुत सारे हैं। ये ऐसे बैंक डिटेल आपको यहाँ पे वैलिडेट करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि इस अकाउंट में रिफंड आने वाला है। जब तक बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा तब तक आपका अकाउंट में रिफंड
आएगा ही नहीं। आईटीआर प्रोसेस होता है कि अभी बिना वैलिडेट किए रिफंड नहीं देगा, ठीक है ना, प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों के अच्छा और भी कुछ कुछ चीजें हैं। अब हमारे पास दो रिजीम होती है, 115 BAC न्यू रिजीम, ठीक है ना, और 115 BAC से बाहर अगर आना है तो ओल्ड रिजीम। तो एक है ओल्ड रिजीम और एक है न्यू रिजीम। मतलब इनकम टैक्स अभी दो तरीके से कंप्यूट होता है, एक पुराना तरीका और एक नए तरीके को हम 115 BAC का तरीका बोलते हैं। तो आपको हर बार जो सैलरी क्लास है, कौन सा क्लास है, उसको हर साल गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप नाच सकते हो। कहां से, इस साल ओल्ड, अगले साल न्यू, फिर न्यू ओल्ड, ओल्ड न्यू। ये चॉइस उसके पास हर साल है। बिजनेस क्लास के पास ऐसा चॉइस नहीं है। बिजनेस क्लास क्या कर सकता है, वो जब बिजनेस का आईटीआर ओपन करूंगा तो बताता हूं। लेकिन ये सैलरी वालों को ये गवर्नमेंट ने वरदान दिया हुआ है कि कभी भी आप अपनी क्या कर सकते हो, स्कीम चेंज कर सकते हो। मैं से नफरत करता हूं इस चीज से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों का काम बढ़ गया। काम बढ़ गया ना, क्यों, आपको सेम पैसे में दो बार आईटीआर भरना पड़ेगा अभी, क्योंकि आपको दो कंप्यूटेशन बनाने पड़ते हैं, एक ओल्ड रिजिम और एक न्यू रिजिम। सर तो उसमें क्या है, सिंगल क्लिक ही तो है, यस और नो करेंगे तो कंप्यूट हो जाता है, हो जाता था लास्ट ईयर तक यस एंड नो करने से। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ओल्ड रिजिम सिलेक्ट करते हो तो दुनिया भर के एडिशनल इंफॉर्मेशन कॉलम ओपन हो जाते हैं। जब तक आप वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कॉलम भरोगे नहीं तब तक आईटीआर प्रोसेस होगा नहीं। तो वो एक दिक्कत वाला काम है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, है तो है, काम ही है हमारा, ठीक है ना। अब मछली को अगर पानी में रहने से कंटाला आए तो वैसे ही सीए लोगों को अगर इनकम टैक्स का कंटाला है कि इनकम टैक्स कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे बताओ अगर ये आसान होता तो लोग हमें ये चीज करने के पैसे देते क्या? लोग घर पे ही बैठ के नहीं कर लेते? आप लोग सोचो, आप सीए ऑफिस में हो, आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, फिर भी आप गलतियां करते हो। तो सोचो जो यूट्यूब करके जो भरते रहेंगे उनको तो भगवान ही बचाए, ठीक है, और भगवान भी नहीं बचाता। सर ग्रॉस सैलरी में टोटल सैलरी डालना पड़ेगा, यहां पे नाम ही उसका ग्रॉस है, ग्रॉस में टोटल ही जाएगा ना, ठीक है। अगर आपके पास फॉर्म 16 होगा तो ये सब भरने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं भरने वाली बातें अभी नहीं कर रहा हूं, भरने का ट्रेनिंग ये लोग आके दे देंगे। मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं कि लॉ में क्या क्या लिखा है। आपको मुझे पूछना है कि बताओ सर यहां पे डाउट है, मुझे इस पॉइंट पे डाउट है, समझ में आ रहा है? और यहां नहीं पूछोगे और इसके बाद गलती करोगे तो फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, फिर सिखाएंगे। और कुछ कर सकते हैं क्या? तुम्हारे हाथ काट दूं, फांसी पे चढ़ा दूं? हाँ, ऐसा कुछ कर सकता है क्या? तो एक ग्रॉस सैलरी करके रहता है जिसमें टोटल सैलरी जाता है। गवर्नमेंट बहुत सारे अलाउंसेस देता है, क्या गवर्नमेंट नहीं देता, एम्प्लॉयर आपको क्या देता है? बहुत सारे अलाउंसेस देता है, और बहुत सारे अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एग्जम्प्ट होते हैं, कुछ टैक्सेबल होते हैं। सर जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया तो 100 रुपया हर महीने का एग्जम्प्ट हो जाता है, आपको 500 रुपया मिल रहा है, 100 रुपया एग्जम्प्ट है। एचआरए करके है कुछ, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है ना। आप कहीं पे भाड़े पे रहते हो, जैसे मुंबई में आपको 25,000 की सैलरी मिलती है, लेकिन वहां पे भाड़ा 20,000 है, तो नेट टू नेट कितना मिला? 5,000 ही मिला। तो 20,000 के घर पे भाड़े में रह पाओगे क्या आप अपनी सैलरी में? तब तो अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हो, रोते बोलते क्या, अरे सर आप जो पगार दे रहे हो ना वो लैंडलॉर्ड रह रहा है, मेरे को तो भी कुछ दे दो। तो फिर एम्प्लॉयर बोलता है ठीक है, तेरे को एक 10,000 रुपए का हम क्या देते हैं हर महीने एडिशनल, बोलो 25,000 तो सैलरी दे रहे हैं, और क्योंकि आप रेंटेड प्रीमाइसेस पे रह रहे हो, आपका खुद का घर नहीं है यहाँ पे, तो आप एक काम कर लो 10,000 रुपए एडिशनल ले रहे हो। उसका ही नाम क्या है? हाउस रेंट। नाम देखो ना उसका, आपका खुद का घर नहीं है, भाड़े के घर पे रह रहे हो, भाड़े के घर पे रहने का अलाउंस आपको दिया जा रहा है। एलिट गुरुकुल क्या करता है? आपको भाड़ा नहीं देता, एलिट गुरुकुल आपको परक्यूजिट देता है। परक्यूजिट मतलब घर रेडी करके रखा है आपके लिए, आपको खाली जाके रहना है, लेकिन इंसान के जैसे रहना है। जानवर के जैसे रहोगे तो हम परक्यूजिट से निकाल देते, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ परक्यूजिट होते हैं और कुछ क्या होते हैं? अलाउंसेस। अलाउंस एंड परक्यूजिट में फर्क क्या है अभी आपको समझ में आया? तो पैसे दिए तो अलाउंस,
और घर बना के दे दिया तो रहने के लिए परक्यूजिट। समझ में आ रहा है? पर्क वर्ड याद है आपको? पर्क करके एक चॉकलेट आता है। पर्क मतलब बेनिफिट। पर्क मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या मिलते हैं आपको? कुछ बेनिफिट मिलते हैं आपको। चाय मिलता है, नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, ये सब कुछ क्या है? पैसे दिए जा रहे हैं कि बेनिफिट दिए जा रहे हैं? तो इनको पर्क बोला जाता है शॉर्ट में। और उसका एग्जैक्ट पूरा इंग्लिश क्या है? परक्यूजिट। परक्यूजिट का मतलब क्या, आप उतना याद रखो। उसका क्या बोलते हैं हम? बेनिफिट। क्या बोलते हैं? बेनिफिट। पैसे देने होते तो आपको 2000 रुपया फूड अलाउंस दे दिया, पैसे दे दिए, ठीक है? तो उसमें का कुछ अमाउंट टैक्सेबल होता है, कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट होता है। थैंक्स टू न्यू रिजिम, न्यू रिजिम ने क्या किया? जो अगेन वो बताना पड़ेगा ना, न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम। न्यू रिजिम में वो सारे बेनिफिट है ही नहीं एग्जम्पशन के। मतलब न्यू रिजिम में आपको कोई भी अलाउंस मिले एक्सेप्ट 3 है, ठीक है ना? वो हैंडीकैप का ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह, ऐसा हैंडीकैप लोगों को जॉब पे आने के लिए तकलीफ होता है तो उसको अगर आप कुछ पैसा देते तो वहां पे एग्जम्प्ट होता है। तो कुछ 3-4 अलाउंस अगर आप छोड़ दो, ठीक है ना, जो बिजनेस के रिलेटेड होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला जाओ दिल्ली जाकर आओ, और मैंने आपको 25,000 दे दिए और आपने वहां पे 22,000 खर्चे किए, तो क्या पूरा 25,000 के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगाऊं? अरे ये तो सर कंपनी के काम के लिए आपने भेजा था हमको, कंपनी का काम कर आया हूं, ऐसे क्या कर रहे हो? तो ऐसे कुछ 2-4 जो लॉजिकल अलाउंसेस थे वो उन्होंने नए रिजिम में लिए। बाकी सारे अलाउंसेस क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। तो एग्जम्पशन भरना ही नहीं पड़ता। लेकिन ओल्ड रिजिम से ले करोगे तो सारा भरना पड़ेगा, बहुत सारा डिटेल भरना पड़ेगा, ठीक है ना? फिर ये कुछ रिलीफ है 89 का, वो अगर आपने क्लेम किया होगा तो उसके ऊपर बाद में जाते हैं। फिर नेट सैलरी आती है और फिर डिडक्शन आता है। डिडक्शन अंडर 16, पीटी, पीएफ, पीटी। अपना पीटी तो नाम सुना है आप लोगों ने? पीटी, पीटी क्या होता है? प्रोफेशनल टैक्स। 2,500 रुपया लगता है साल का, अगर वो भरा होगा तो यहाँ पे डिडक्शन मिलता है, ठीक है ना? वो भी ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम, उसमें भी वो गड़बड़ है, ठीक है ना? न्यू रिजिम में नहीं मिलता, ओल्ड रिजिम में मिलता है। तो ऐसा कुछ कुछ है उसका, ठीक है ना? तो कहां पे क्या, वो तो रिजिम आपको पढ़नी पड़ेगी। रिजिम और आईटीआर के फॉर्म को आप मर्ज मत करो। अभी मैं खाली इंफॉर्मेशन भरने का पढ़ा रहा हूं आपको सेक्शन पढ़ना है तो मैं अलग से, आप बोलो सर कल का लेक्चर 115 बीएससी पे रखो, मैं कल आपको पूरा का पूरा बीएससी सिखाता हूं। ओके, मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं अभी आपको मैं खाली इंफॉर्मेशन भरना सिखा रहा हूं। सर एक हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ पे डिटेल जा सकता था, याद है आपको? तो ये उस हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल है कि सर रेंट कितना मिला आपको, अगर आपका भाड़े पे घर है तो, ठीक है ना? उसमें से 30% गवर्नमेंट माइनस कर देता है डायरेक्टली, क्योंकि घर मेंटेन करने के लिए खर्चा भी होता होगा ना। तो गवर्नमेंट एक्चुअल खर्चे का डिडक्शन नहीं देता। गवर्नमेंट बोलता है 30% माइनस कर दो, 70% के ऊपर टैक्स भरता। तो आपने 1 लाख रुपए का रेंट कमाया तो 30,000 माइनस कर देगा, खाली 70,000 रुपए पे टैक्स लगा देता। उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। सर घर मैंने अपने पैसे से नहीं लिया था, बैंक के पैसे से लिया था, तो जो इंटरेस्ट भरा उसका भी गवर्नमेंट आपको क्या करता है? लोन के ऊपर, होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट भरते हो आप, उसका भी आपको डिडक्शन देता है। तो यहाँ पे वो सब लिखा है। अब उसका कैलकुलेशन उन्होंने मांगा यहाँ पे, ठीक है ना? डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यूज? तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो बहुत डिटेल वैल्यू अगर आपको देना होगा तो। सर 2 लोन लिए थे इस साल, ऐसे अलग अलग कंफ्यूजन वाले जो रहते हैं ना आईटीआर, उसको आपको बाद में बताता हूं, पहले बेसिक कवर कर लेता हूं। अब उसने एडिशनल डेटा मांगना चालू किया, पहले नहीं मांगता था। एडिशनल डेटा क्या क्या मांग रहा है? लोन टेकन फ्रॉम, तो कहां से? तो लोन लिया होगा ना, तो बैंक से लिया होगा तो वहां पे बैंक वगैरह सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ द बैंक आपको यहाँ पे टाइप करनी है, लोन अकाउंट नंबर आपको टाइप करना है, डेट ऑफ लोन सैंक्शन करना है, अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन डालना है, आउटस्टैंडिंग लेना है 31 मार्च पे, और इंटरेस्ट कितना भरा वो देना है। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन सा मांगना पड़ेगा? एक तो रिपेमेंट शेड्यूल मांगना पड़ेगा क्योंकि उसमें आउटस्टैंडिंग मिलेगा आपको, और सैंक्शन लेटर मांगना पड़ेगा, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कौन से कॉलम से क्या पिकअप करके क्या भरना है, अगर नहीं समझा तो फंड रेजिंग डिपार्टमेंट को पूछो, उनको आना चाहिए ये रीड करने के लिए। उनको नहीं आएगा तो मैं एक हाथ में जूता लेके उनको सिखाएगा, ठीक है? अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करके कुछ होता है, इंसान पैसे से पैसा कमाता है, ये समझ में आ रहा है आपको? तो आपने सैलरी कमाई, सैलरी को क्या करना चाहिए आपको? इन्वेस्ट करना चाहिए। तुम लोग क्या करते हो? उड़ा देते हो, ठीक है ना? जबकि सैलरी ऐसे खर्चे नहीं करनी चाहिए थी। छोटा मोटा भी जो पैसा आता है आपको क्या करना चाहिए था? इन्वेस्ट। सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? एफडी। आपके अकाउंट में आया 5,000, 2,000 की एफडी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदत डालो, ठीक है ना? 1,000 रुपए की बनाओ। तो एफडी बनाओगे, ये बनाओगे, वो बनाओगे, जो भी आप बनाओगे उसके ऊपर क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना? कल 1,00,000 रुपया कमाओगे, 50,000 रुपया आप एफडी में डालोगे, तो हर महीने आरडी एफडी ऐसा अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हो,
म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो उससे क्या आता है, आपको इनकम आता है, वो इनकम आपको टैक्स करना होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपने कुछ एग्जम्प्ट इनकम कमाया होगा, आपको याद है एग्जम्प्ट इनकम, एग्जम्प्ट इनकम मतलब कौन सा इनकम जिसके ऊपर क्या नहीं लगता, एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जम्प्ट इनकम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा वाला जाएगा, अप टू 5000, मतलब आप एग्रीकल्चर इनकम ऐड करके 3000 4000 डाल सकते हैं। 5000 के ऊपर डालोगे इमीडिएटली ITR फॉर्म शिफ्ट हो जाना चाहिए 2 पे, ठीक है। और भी एग्जम्प्ट इनकम होते हैं, जैसे PPF का इंटरेस्ट आ गया, फिर ग्रेचुइटी मिली आपको, आप रिटायर होने वाले हो इस साल, हाँ, ग्रेचुइटी करके कुछ एक अमाउंट होता है वो आपको मिला, आपका घर जल गया था, डूब गया था, गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन दिए, ऐसे कुछ कुछ होते हैं। आप पूछोगे, देखो वो तो ना 100-150 एग्जम्पशंस है, अब उसमें सारे तो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन जो रेगुलर आपके काम में आते हैं, जिसको कोई नया आइटम मिल गया तो आपके फ्लोर पे एनर्जी कैसे होनी चाहिए मुझे बताओ। आपने कुछ अगर नया सीखा तो इमीडिएटली आपको खड़े रहना चाहिए और सबको क्या बताना चाहिए, गाइस 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 गाइस, ठीक है ना। ये देखो PPF का फॉर्म ना ऐसे दिखता है और ये क्लाइंट का ना PPF है, देखो ये ना इस कॉलम में डालना होता है। अगर किसी को नहीं पता होगा तो यहाँ पे आके देख लो, ये मैंने सीखा है, और बाकी सारे लोग फटाक से नोट्स बना लेने चाहिए। तो जब उनको आएगा तो उनको पहले से पता रहेगा कि हाँ ये सिचुएशन में जाने के बाद ये करना होता है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी हैज टू बी देयर ऑन द फ्लोर, ओके, समझा। ये कैपिटल गेन का भी आपको मैंने बताया था, टोटल सेल कंसिडरेशन, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें अभी आपको कंफ्यूजन बहुत सारा है 2018 की वजह से। 2018 में एक डेट आती है बीच में, मतलब 2017-16 में अगर शेयर लिए होंगे और अभी 2025 में बेचे तो 2018 का एक कंफ्यूजन है उसमें। वो प्रॉपरली सीखो कैसे डाला जाता है कॉलम में, कौन से कॉलम से डेटा लेना होता है। और अगर क्लाइंट एक्सेल शीट शेयर करता है, जितनी भी एक्सेल शीट क्लाइंट ने शेयर की है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, सारी एक्सेल शीट आपके काम की हो या ना हो, सारा डेटा आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है ना। आपको अगर कोई डेटा समझ में नहीं आता तो आपको किसको पूछना है, सीनियर को पूछना है फ्लोर पे जो भी है। खाली विजय सर नहीं, विजय सर के ऊपर भरोसे मत रहो, विजय सर को 50 काम रहते हैं। विजय सर है, मैं हूं, साइली है, आरती है, विनायक है, हम लोगों को अगर नहीं पता तो हम लोग कुछ तो ढूंढ के आपको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं काम का है नहीं है। थोड़ा बहुत तो जनरल नॉलेज होता ही है सबको, भले ITR नहीं भरते रहेंगे। तो सीनियर लोगों को पूछो आप, लेकिन पूछो, ठीक है। ये गेन कितने तक का यहां पे लेगा, 1,25,000, उससे ज्यादा रहेगा तो आप यहां पे नहीं भर सकते। डिडक्शन, सर डिडक्शन कौन से सेक्शन, पहले तो बताओ डिडक्शन कौन से स्कीम में आपको मिलते हैं। ओल्ड वाले में मिलते हैं, न्यू वाले में भी मिलते हैं, लेकिन खाली वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह मिलता है, वो बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। लेकिन वो भी होता है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। 99% जो डिडक्शन मिलते हैं वो कहां पे मिलते हैं, ओल्ड रिजिम में, ठीक है ना। डिडक्शन मतलब क्या, आप कुछ अच्छा काम करते हो, क्या करते हो, कुछ अच्छा काम करते हो। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अच्छा काम है, बताओ क्यों अच्छा काम है। आप मरोगे तो घर वालों को कुछ पैसे मिलेंगे, जिंदा होने के टाइम पे कितने दोगे पता नहीं, मरने के बाद तो कम से कम दे के जाओ। लाइफ इंश्योरेंस अपने डेथ की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, फुकट में नहीं मरने का, पैसे दे के मरने का। समझ में आ रहा है, कम से कम मरने के बाद लोग दुआ देंगे। जब तक जिंदा रहोगे तो गाली देंगे, लेकिन मरने के बाद तो एटलीस्ट क्या देंगे, हाँ दुआ देंगे। घर में गाड़ी आएगी, पीछे लिखेंगे दादा का आशीर्वाद, ताई का आशीर्वाद, हाँ ऐसा आता है, ठीक है ना। थैंक्स ताई गेली म्हणून मला गाड़ी मिळाली, हाँ। तो इसलिए तो अच्छा किया कि नहीं किया, लेकिन फैमिली को आपने प्रोटेक्ट किया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया आपने। कल अगर आप हॉस्पिटल में बीमार हो जाओगे, एडमिट हो जाओगे तो आपको इंश्योरेंस होना चाहिए, 5 लाख 10 लाख रुपए का क्लेम मिलता है उसका। आपने अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे अभी से सेव करना चालू किया, क्योंकि एक ना एक दिन तो आप भी बूढ़े होने वाले हो। तो ऐसे गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम बनाए थे, जिससे गवर्नमेंट इंकरेज करती थी लोगों को कुछ एक्टिविटी करने के लिए। अगर आपने वो एक्टिविटीज की तो गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देता था। डिडक्शन मतलब अगर आपका 10 लाख का इनकम है, आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो अभी 8 लाख के ऊपर ही आप टैक्स भरो, ओके। अब ये गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा था कि नहीं था, बोलो यार, बहुत अच्छे इंटेंशन। गवर्नमेंट चाहता था लोग सेविंग करे, इंश्योरेंस ले, इन्वेस्टमेंट करे, प्लानिंग करे, अपना टैक्स का प्लानिंग करे। लेकिन हमारे देश में अच्छे लोग कम है और नीच लोग ज्यादा है। ये नीच लोगों ने करना क्या चालू किया, ये लोग लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते थे, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में डाल देते थे कि ले लिए। समझ रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस लेते नहीं थे, इनकम टैक्स रिटर्न में डाल देते थे, ये ले लिया।
अच्छा, इसके आगे की भी तेजस्वी लोग सुनो, इनके आप बोलोगे तो ये रिटर्न तो सीए भरता है या कंपनी में एचआर भरते होंगे, एचआर डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट भरता होगा। ये लोग पीडीएफ एडिट करके देते थे। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? वो पॉलिसी का जो पेपर आता है उसको एडिट करके देते थे लोग, मतलब डॉक्यूमेंट भी फेक बना के देते थे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में। तो तुम लोगों को जो इस साल डेटा भरने के लिए जो तकलीफ हो रही है एक्स्ट्रा, कि जो तुम्हारे पहले जो लोग आए हैं उन्होंने जो पाप किए हैं वो आप धो रहे हो। अभी वो पाप हो नहीं सकता, क्योंकि अभी इस आईटीआर के पीछे जो डेटा आप अपलोड करोगे इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर लगा है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है RMS। क्या सॉफ्टवेयर का नाम है? वो इनकम टैक्स का एआई। एआई तो समझ में आता है आपको। इनकम टैक्स का क्या है? एआई। उसका फुल फॉर्म है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। क्या नाम है उसका? रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तुमने अगर डिपार्टमेंट को चुनाव लगाने का अभी ट्राई किया तो वो RMS एक्टिवेट हो जाता है और आपकी फाइल को रेड फ्लैग कर देता है सिस्टम में, और नोटिस भी वही भेज रहा है। कितना समझदार इंसान है वो, क्योंकि इंसान नहीं है ना, क्या है? एआई है। लेकिन एआई ऑपरेट नहीं कर पाएगा अगर एआई के पास डेटा नहीं जाएगा। एआई को रन करने के लिए क्या लगता है? डेटा लगता है। तो डिपार्टमेंट आपसे अभी मैक्सिमम डेटा ले रहा है, और डेटा डालने के लिए आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि क्लाइंट आपको डेटा नहीं दे रहा है। तो क्लाइंट से एक बार दो बार प्यार से डेटा मांगने का, तीसरे बार बोलने का सर ये बार बार अगर मेरे को करना पड़े ना तो इसका ना सर मैंने इतना अमाउंट बोला था, जैसे 2000 बोला था, अब सर इसका 5000 हो जाएगा सर, और आपको जमता है तो मेरे से करा लो, नहीं जमता है तो सर इसके आगे मैं आपको फोन नहीं करने वाले, ठीक है ना। क्योंकि ये सर एक आईटीआर का फॉलोअप लेने के लिए हमारे पास इतना साल में एक बार आप आते हो, ठीक है ना, और ऐसे आते हो, वो भी लास्ट डे पे आए हो, ऊपर से आपके चोचले भी है, तो आप बिंदास डांट दो, कोई टेंशन नहीं है। क्या करो? डांट दो क्लाइंट लोगों, मैं बता रहा हूं आपको, डांट दो बिंदास, एसोसिएट्स को नहीं। ये जो क्लाइंट कभी साल में एक बार जो आते हैं उनको बिंदास क्या करो आप, डांट दो, कोई टेंशन नहीं, डांट के पैसे लो उनको अक्कल नहीं है ये सबका, ठीक है। और या तो उनको बोलो आप आओ और यहाँ पे बैठो हमारे बाजू में, आपको पता चलेगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन लगता है, बाजू में आके भरो आईटीआर, या तो दूर रहोगे तो जूम कॉल पे लॉगिन रखो, सामने सामने भरते, कॉलम भरते जाता हूं, आप बताते जाओ। तो आपको देखो क्लाइंट हैंडल, तो गवर्नमेंट के लिए अगर ये सब आसान होता तो गवर्नमेंट सीए नाम की कम्युनिटी बनाती ही नहीं ना। गवर्नमेंट को पता है कि क्लाइंट से डेटा निकालना आसान, क्लाइंट से डेटा निकालना अगर आसान होता तो गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर ही ऐसा नहीं लगा देती कि डायरेक्टली क्लाइंट ही भर देता। तो हम लोगों की जरूरत क्या है फिर? सर्विस प्रोवाइडर्स की डेटा ही निकलेना हमारा काम है, आईटीआर भरना काम नहीं है। आईटीआर तो सॉफ्टवेयर भरता है, तुमने कौन सा आईटीआर भरा है? सॉफ्टवेयर डेटा नहीं ले सकता ना, तो जो तुम फी ले रहे हो वो आईटीआर भरने की नहीं ले रहे हो, डेटा लेने की ले रहे हो। और अगर क्लाइंट आसानी डेटा दे देगा तो उससे कम चार्ज करो, और क्लाइंट अगर तुम्हारी जिंदगी झंड बनाएगा कोई टेंशन नहीं, थैंक यू बोलो, फी ज्यादा चार्ज करो। फ्रस्ट्रेट नहीं रहना है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, फ्रस्ट्रेट नहीं रहना है। मैंने आपको इतनी पावर दे दी ना ज्यादा चार्ज करने की, और ये रिकॉर्डिंग निकाल के भेज दो उनको कि सर हमें ऑर्डर ये ऐसे मिले, ये क्लिप निकालो 1 मिनट का, और बिंदास नालायक एसएससी को ज्यादा चार्ज करो, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे जैसे लोग आएंगे नहीं मार्केट में तब तक नालायक लोग नालायक ही बने रहेंगे। लोगों को एजुकेट करना भी हमारा काम है ना, हमारा खाली डेटा लेना काम नहीं, हमारा लोगों को क्या करना काम है, जो आईटीआर प्रोडक्ट है उसका उनको नॉलेज भी तो देना पड़ेगा ना कि सर ये डेटा ना आगे जाके ऐसा ऐसा होने वाला है। मेरे को 3 से 4 फोन आ चुके अभी तक, और वो लोग ने डेटा नहीं दिया मुझे, वो लोग ने मेरे से पूरी कंसल्टेंसी ली है। क्या चल रहा है पता, क्या कंसल्टेंसी लेते पता है? सर पहले आपका ऑफिस किधर है, क्या करते हो, कैसे, पहले पूरा अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, खुद के बारे में कुछ नहीं, पहला मेरा इंटरव्यू ले लेते हैं। तो अपना तो सब भाई हम गुरुकुल चलाते, ये करते हो गया। हाँ सर आगे क्या? सर मला ना इन्कम टॅक्सच्या रिटर्नच्या विषयी थोडं बोला। हाँ बोला ना सर। सर ते रिफंड कसा काढायचा सर?
मैं बोला तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया, मैं ना नहीं बोलता, मैं क्यों ना बोलूं? पहले आप सारा इन्फॉर्मेशन दोगे, प्रोसेस है सर। मेरी टीम पूरा इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करेगी, आपको कंप्यूटेशन देगी, रिफंड बनता होगा तो बताएगी, या टैक्स आता होगा तो टैक्स बताएगी, और नो टॅक्स नो रिफंड होगा तो वो भी बताएगी, आपको बता देंगे. नाही नाही सर, ते जरा काहीतरी ऍडजस्टमेंट करून, क्योंकि पहले लोग एडजस्ट करते थे, तो अभी वो लोग ढूंढ क्यों रहे? जो पहले करते थे और जो समझदार है उन्होंने अभी एडजस्ट करना बंद कर दिया है. क्योंकि बताओ लॉजिक क्या है उसका? क्यों बंद किया है? डिटेल छोड़ो, क्यों? डिटेल तो डाल देते ना, झूठा डिटेल डाल देते. 1 2 3 4 डालने में क्या जाता है आपको पॉलिसी नंबर में? आपका आईपी एड्रेस जाता है, एग्जैक्ट गूगल मैप लोकेशन जाता है. अगर आप यहां से भरोगे ना आईटीआर, तो नीचे पूरा आईपी एड्रेस टाइप होके जाता है. और ऐसे 100 झूठे आईटीआर अगर आपने भरे तो डिपार्टमेंट असिसी के घर नहीं जाने वाला, जादूगर के घर जाने वाला है. और अगर यहां पे डिपार्टमेंट का कोई बंदा आएगा तो जितने कंसल्टेंसी में लोग काम कर रहे हैं, मैं उन सबको दिखाऊंगा कि सर मैं तो ये काम करता ही नहीं, मैंने तो बंद कर दिया है. आप सर जिसको भी पूछना ऑफिस में सबको पूछो, मेरा ये धंधा ही नहीं है, ये इन्होंने कुछ जादू किया है सर. जो डंडे मारने हैं इनको मारो. तो ये सब जब कांड करोगे तो संभाल के करो, ठीक है? तो यहां पे आप दिख रहे हो, अलग अलग कॉलम में अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, ठीक है? तो अगर वो पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो एटीसीसीडी का कॉलम ओपन हो जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो एटीडी का कॉलम होगा, अगर कोई डोनेशन वगैरह किया है तो एटीजी का कॉलम होगा. डोनेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी पकड़ना चालू कर दिया है. पहले लोग क्या करते थे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते थे और उनसे कैश रिटर्न लेते थे, ठीक है? और वो लीगल वैलिड सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड किया, मतलब डेटा डालते थे, तो वो भी चुनाव उन्होंने पकड़ना चालू कर दिया है. सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको 10,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है, वो 80 TTA में डालना होता है. तो ऐसा कुछ कुछ यहाँ पे इन्होंने डाला है, ठीक है? 80C का जो आपको अभी प्रॉब्लम आता है वो ये है कि 80C में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या एन्युटी में अगर आपने या प्रोविडेंट फंड में अगर इन्वेस्ट किया होगा तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी होती है कि आप कितना अमाउंट डिडक्शन ले रहे हो. आगे क्या डालना होता है? पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर. अगर पॉलिसी होगी तो पॉलिसी नंबर, अगर एन्युटी स्कीम वगैरह कुछ होगा तो कुछ ना कुछ एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीन बोलते हैं उसको, तो वो ढूंढना आपको आना चाहिए. दो तीन दिखा दो कैसे डालते हैं यहाँ पे, तो बाकी लोग समझ जाएंगे. सर टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 80CC में अगर डाला होगा तो ऐसा सब कुछ वहां पे डाला है. डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो 80D की, पॉलिसी नंबर, हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट, ये सब कुछ यहाँ पे डालना है. समझ में आ रहा है? मतलब जो कॉलम ओपन होगा, एजुकेशन लोन अगर लिया होगा और उसका डिडक्शन आप लेने वाले हो तो क्या क्या जाएगा? लोन कहां से लिया है, उसका बैंक का नाम, ठीक है ना, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट अंडर 80. फिर से कौन सा डॉक्यूमेंट मांगोगे क्लाइंट से? सैंक्शन लेटर और रिपेमेंट शेड्यूल, बस उसमें ये सब कुछ रहता है. सर नहीं रहेगा तो फिर पूछो ना, फिर अगला कोई डॉक्यूमेंट से कुछ ईमेल आया होगा वो फॉरवर्ड करो, ठीक है ना? वो डेटा लेना आपको आ जाना चाहिए. सेक्शन अभी नहीं पढ़ाऊंगा. सेक्शन 80E का सेक्शन में खुद चलता है, स्पाउस चलता है, बच्चे चलते हैं, हायर एजुकेशन. सेक्शन के डाउट अभी नहीं लूंगा मैं. सेक्शन पढ़ना है तो लॉ पढ़ना पड़ेगा आपको, सेक्शन पढ़ना पड़ेगा. अभी आप मुझे फाइलिंग के डाउट पूछो. बाकी टैक्स पे क्या होगा तो उसकी डिटेल तो आप डाल ही सकते हो, वो तो पता ही आपको, BSR कोड वगैरह डालना पड़ता है, ठीक है ना? इतना करके आपकी लाइबिलिटी निकल के ये रिटर्न ऐसा अपलोड होगा. ऑनलाइन ऑफलाइन मोड उन्होंने सब कुछ लिखा है यहाँ पे जाके. अभी ये सब तो आप करते ही नहीं हो ना, ये पोर्टल ऑटोमेटिकली आपका खुल जाता है, ऑटोमेटिकली ये सब सिलेक्ट हो जाता है, ये सब कुछ ऑटोमेटेड है. तो ये आगे का मुझे बताने की जरूरत नहीं है. आप मुझे बताओ कहाँ पे रुकता है अभी ये, ठीक है ना? यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ITR 1 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, यूटिलिटी अपलोड हो जाती है, ठीक है? ये सब कुछ करने के बाद आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ऑन फॉलोइंग रीजन, कि इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, या कोई रीजन पूछता हो कि क्यों आप रिटर्न भर रहे हो, ठीक है ना? वो भी मोस्टली ऑटोमेटिकली लेता होगा, ठीक है? सेक्शन 139(1) सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली. समरी यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगी. फिर आपका पेमेंट आएगा, इतना इतना पेमेंट आपको करना है. फिर वो पेमेंट आप कर दोगे, मान लेता हूं पे द टैक्स, ठीक है ना? पे नाउ पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना होता है. पेमेंट का डिटेल ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा.
फिर एक बार आपको रिव्यू करना होता है लास्ट में आपका नाम आ रहा है कि नहीं है, सन एंड डॉटर, यहाँ पे वेरिफिकेशन जाता है, ठीक है ना। अब पहले जमाने में हम सिग्नेचर करके बैंगलोर में उसको भेजा करते थे, अभी ये क्या हो चुका है, आधार ओटीपी से ये सबमिट हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, ठीक है ना। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन, वैलिडेशन हो जाता है, अपलोड हो जाता है आईटीआर, फिर वेरिफिकेशन ई वेरीफाई कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने ई वेरीफाई पेंडिंग रखा तो आपको गवर्नमेंट 30 डेज का टाइम देता है। कितने दिन का टाइम देता है? 30 डेज का टाइम देता है। बाद में भी आप कर सकते हो, लेकिन वो धंधे हम लोग अभी हमने बंद किया, हम लोग ऑन द स्पॉट ही करते हैं, ठीक है। ऐसा सब कुछ ITR 1 का यहां पे है। अभी वेट करो, ठीक है। मैंने क्या दिखाया आपको, यूजर, मैंने क्या दिखाया आपको, यूजर मैनुअल। अब आपके क्या होंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। पहले इन्होंने जितने जवाब दिए सारे में कवर करता हूं, फिर आपके कुछ बच जाते तो 1 के आप मुझे पूछोगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनकम दैट शैल नॉट फॉर्म ऑफ ITR 1 ना। क्या पूछा गया कि ITR 1 में कौन से इनकम हम नहीं दिखा सकते, याद है आपको? थोड़ा टाइम पहले ही तो बताया था, 3 बार बता रहा हूं अभी सेम लेक्चर में। बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा तो आप ये नहीं भर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसी भी तरीके का होगा आप नहीं दिखा सकते। शेयर मार्केट का ही खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चलता है, वो भी 1.25 लाख पे, क्योंकि उतना एग्जम्प्ट है, उतना टैक्स फ्री है, ठीक है ना। इनकम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी होगा तो आप ये नहीं दिखा सकते। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, वो हॉर्स रेसेस, या आपने कोई स्पेशल रेट का अगर इनकम कमाया होगा, जो स्पेशल इनकम है, तो आप यहां पे नहीं आ सकते। अगर आपको सेक्शन 5A एप्लीकेबल होता है, वो पोर्तुगीज लॉ, हस्बैंड एंड वाइफ का इनकम जहां डिवाइड होता है, वहां पे आप ITR 1 नहीं भर सकते। तो ये समझ में आया। सेकेंड, इज इट मैंडेटरी टू डिफाइन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप किस टाइप की कंपनी में काम करते हो, ऑब्वियसली ना, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बेनिफिट अलग है और प्राइवेट सेक्टर के बेनिफिट अलग है। सेक्शन चेंज हो जाते हैं बैक साइड में। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पेंशनर हो तो पेंशनर सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। पेंशनर मतलब कौन, जो पहले एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट के, अभी क्या हो चुके हैं, मतलब गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट रिटायर हो चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर कंसर्न का है। और अगर फैमिली पेंशन का आप ITR भर रहे हो, मतलब जो एम्प्लॉय था वो मर ही गए और वाइफ या बच्चे रिटर्न भर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या भरना पड़ता है यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल। आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर दो। डू आई नीड टू फाइल ITR, डू आई नीड टू फाइल एनी फॉर्म इफ आई वांट टू ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन ऑफ अ न्यू रिजिम। या तो आपको नए रिजिम से बाहर आना है या तो आपको नए रिजिम के अंदर जाना है, तो कोई फॉर्म भरने की जरूरत है क्या? मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है आपको? कोई ये सवाल क्यों आता है? यहां पे तो आंसर नो दिख रहा है ना, कि नो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी फॉर्म, क्योंकि इनको तो क्या गवर्नमेंट ने फ्रीडम दिया है ना, ऑप्ट इन। उनको खाली यस और नो करना होता है, खाली क्या करना होता है, यस और। लेकिन ये सवाल क्यों आता है आर्टिकल का? क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी को क्या करना पड़ता है, ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट अगर करना होगा तो क्या भरना पड़ता है, 10IEA करके एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भरना पड़ता है। इनको नहीं भरना पड़ता, 1 वालों को नहीं भरना पड़ता। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सर क्या डॉक्यूमेंट मंगाऊं मैं, क्या डॉक्यूमेंट मंगाऊं क्लाइंट से? अरे आर्टिकल पूछ सकता है ना, ITR 1 का काम आया है, सर क्या डॉक्यूमेंट मंगाओ। तुम्हारी लिस्ट पहले से ही बनी होगी, ChatGPT करके शायद तुमने बनाई होगी। एक बार अपनी लिस्ट इनके साथ क्या कर लो, वेरीफाई कर लो। क्या बोलते हैं, पहले तो आपको AIS डाउनलोड करना पड़ेगा और फॉर्म 16 की कॉपी आपके पास होनी पड़ेगी, ये तो रखते ही रहोगे, ठीक है। हाउस रेंट रिसिट अगर होगी तो वो मंगा लो, या उसकी डिटेल मंगा लो, जो रेंट भर रहा है ये, कि सर आप कितना रेंट दे रहे हो। इन्वेस्टमेंट पेमेंट जो भी किया है उसकी डिटेल चाहिए हमें, रिसिट चाहिए, ठीक है। प्रीमियम रिसिट चाहिए, अगर इंश्योरेंस होगा तो क्या भरा जाता है, प्रीमियम, तो प्रीमियम की एक रिसिट आती है, ठीक है ना। हाउएवर ITRs आर एनेक्चर लेस फॉर्म, तो यहां पे कोई भी अटैचमेंट जाएगा क्या? तो सर ये डॉक्यूमेंट मंगा के क्या करेंगे? अरे तुम्हारे पास सेफ्टी में रहेगा ना, कल नहीं तो कल अगर इनकम टैक्स वाले यहां पे आए और बोला उन्होंने फेक रिटर्न भरा आपने, तो हम बोलेंगे सर देखो इतना हमारे पास आ गया था डेटा, अब ये डेटा ओरिजिनल है फेक है वो हमसे क्या लेना देना। अब कोई तेजस्वी मिला आपको तो भी
पीडीएफ एडिट करने वाला आपको भी तो मिल सकता है। इंश्योरेंस का सर कॉपी चाहिए, हाँ दे देता हूं। अब कॉपी है, तुमने डाल दिया और अपलोड किया, हमारी गलती की अभी उसकी गलती? हम थोड़ी ना के जाके वेरीफाई कर, हमारे पास थोड़ी ना के कोई सॉफ्टवेयर है जिससे इंश्योरेंस पॉलिसी वो वैलिड है कि नहीं है हमको पता चलेगा, उनके पास है वो सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है? आपको सेफ रहना है तो वो डेटा फाइल में होना चाहिए खाली, बस। आप बोलोगे नहीं व्हाट्सएप पे था डिलीट हो गया, इनकम टैक्स को ये सब जवाब दे पाओगे कि? आप खाली इमेजिन करो बस। तो ये सब लगेगा। तो इन्होंने यहां पे लिखा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने होते, लेकिन अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आपको पूछा तो आपको अथॉरिटी को ये डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, ठीक है ना, असेसमेंट लग जाता है। तो फिर पूछा जा रहा है कि सर मैं क्या प्रिकॉशंस लूं? प्रिकॉशन समझ में आ रहा है ना? काळजी, आईटीआर भरने के पहले में क्या क्या प्रिकॉशंस, काळजी घेऊ, ठीक है ना। केयरफुली सिलेक्ट द टैक्स रिजिम, ओल्ड या न्यू, ध्यान देके सिलेक्ट करना है। डाउनलोड AIS एंड 26 AS, चेक TDS TCS टैक्स पेड, कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो उसका रिकंसिलिएशन पहले करो एम्प्लॉयर के साथ, बैंक के साथ, ठीक है। कंपाइल एंड केयरफुली स्टडी द डॉक्यूमेंट ना, जॉब करते ही नहीं हो, डॉक्यूमेंट आगे अपने हिसाब से भर दे रहे हो अभी रिटर्न। तो कंपाइल एंड केयरफुली, कंपाइल मतलब एक जगह पे रखो और उनको पहले स्टडी करो, सारे पेपर देखो, उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट भरना चालू करो। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, वो भी गलत डॉक्यूमेंट मेल कर सकता है ना आपको, पुराना इंश्योरेंस, लास्ट ईयर का इंश्योरेंस ढूंढ के दे दिया, यार गलती हो सकती है उसकी भी, भगवान नहीं है वो। तो आपको देखना पड़ता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट आया है या नहीं आया है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, बैंक स्टेटमेंट क्यों लेना है सर ITR 1 वाले का? करोड़ रुपया का ट्रांजेक्शन किया है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नहीं सर ये पैसा कहां से आया, यहाँ पे गया। लार्ज ट्रांजेक्शन आपको दिखना चाहिए, जो इनकम टैक्स को आगे जाके दिखेगा वो आपको भी तो दिखना चाहिए। बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं अकाउंट में, तो या तो ये खुद कर रहा है या तो इसका अकाउंट बेनामी करके कोई और यूज कर रहा है, मतलब इसका हस्बैंड है, वाइफ है, कोई और है, माँ बाप है कोई, तो इसका अकाउंट यूज करके इसके नाम पे ट्रांजैक्शन घुमा रहे हैं। कल कभी ना कभी तो ये मरेगा ही। तो आप पूछ लो उसको और वो सारे ट्रांजैक्शन को बोलो सर अकाउंट करना पड़ेगा आपको, ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होता, आपको 2 हो जाएगा, आपको बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ेगी, सारा टैली करना पड़ेगा, सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। कभी ना कभी डिपार्टमेंट ही पूछेगा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, क्या है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। इंश्योर पैन जो है, परमानेंट एड्रेस जो है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो सब कुछ क्या है प्री फिल्ड है। तो एड्रेस का भी क्वेरी आया था आपको पता है, तो अभी पुराना एड्रेस ही आपने ITR कंप्यूटेशन में डाल के दे दिया होगा किसी SSC को, एड्रेस चेंज हुआ है, किसी का आधार कार्ड आपके पास है, तो कंफर्म करो ना कि ITR के पोर्टल पे एड्रेस अलग है और आपके आधार कार्ड पे एड्रेस अलग है, तो क्या सर अपडेट करूं मैं? और अगर हो सकता है तो अपडेट कर लो, ना बोलता है तो छोड़ दो। हाँ, कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 से लेके 7 तक के फॉर्म है, अभी हम खाली 1 की बात कर रहे हैं। तो आपको फॉर्म सिलेक्ट करने आना चाहिए प्रॉपर, और वो वेरीफाई करना मत भूलो, एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके रखना मत भूलो। हाउ डू आई नो विच ITR आई नीड टू फाइल, वो तो मैंने बता ही दिया ना कि आपके स्टेटस के हिसाब से, इनकम के हिसाब से आपको पता चलना चाहिए। इज द न्यू रिजिम इज द डिफॉल्ट रिजिम, अगर आपने यस और नो नहीं किया तो आप बाय डिफॉल्ट कौन से रिजिम में रहोगे? न्यू रिजिम में रहोगे। अगर आपको न्यू रिजिम नहीं चाहिए रहेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिजिम से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है ना। Whether all the deductions will be available to claim ITR 1 return? Yes, all eligible deduction will be eligible in 1 only. ITR 1 में जितने एलिजिबल है सारे के सारे आपको ITR डिडक्शन के लिए आपको फॉर्म नहीं चेंज करना पड़ता। मैंने क्या बोला समझ में आया? सारे डिडक्शन यहां पे अवेलेबल है। तो इन्होंने क्या बोला है, बाय डिफॉल्ट ओल्ड रिजिम के यहां पे नो होता है, अगर आपको चाहिए तो यस करना पड़ेगा, ठीक है। सर 87A का रिबेट मिलेगा क्या मुझे? 87A का रिबेट मतलब कितना है बोलो अभी? 87A का रिबेट कितना है? 12,500 ओल्ड रिजिम का है और 25,000 न्यू रिजिम का है, ठीक है ना। तो जैसा रिजिम सिलेक्ट करोगे वैसा आपको डिडक्शन मिलेगा, मिलता है। सर मैं ज्वाइंट ओनर हूं हाउस प्रॉपर्टी का। ज्वाइंट ओनर मतलब समझता नहीं, जैसे आरती और हम दोनों क्या है, ज्वाइंट ओनर है। वी डू नॉट हैव एनी एडिशनल प्रॉपर्टी, कैन आई फाइल ITR 1
फॉर रेंटल इनकम येस यू कैन फाइल ITR 1। अगर आप सिंगल ओनर हो या जॉइंट ओनर हो तो आप भर सकते हो। इफ यू हैव इनकम फ्रॉम मोर देन वन प्रॉपर्टी देन ओनली यू कैन नॉट फाइल ITR 1। ठीक है ना, मतलब जॉइंट 50% ओनर का भी आप ITR 1 भर सकते हो। इज देयर एनी चेंज इन हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल ऑफ ITR 1? बताओ लास्ट ईयर से इस ईयर में कोई चेंज हुआ है क्या? हाँ हुआ है। पहले इंफॉर्मेशन नहीं मांगता था, अभी इंफॉर्मेशन, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है? यहां से कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली दे सकते हो ना आप, इतना वाला। क्लाइंट अगर बोलता है कि नहीं सर लास्ट ईयर तो नहीं मांगा था आपने, इनकम टैक्स पोर्टल का ही ये स्क्रीनशॉट दे सकते हो ना यहाँ से, क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, लोन कहाँ से लिया है, कौन से बैंक से लिया है, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट कितना। ओके, ये कॉलम गया था, आपको याद है तो। एडवांस टैक्स क्या होता है वो छोड़ दो यहाँ पे, लेकिन एडवांस टैक्स अगर आपने भरा होगा तो उसका भी यहाँ पे डिटेल आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड परक्यूजेट? बता दिया मैंने आपको। क्या डिफरेंस याद रखा आपने? मॉनेटरी अगर दिया होगा, पैसे दिए होंगे तो उसको कहां पे सिलेक्ट करना है? अलाउंस में। लेकिन अगर डायरेक्ट फैसिलिटी दी होगी, पैसे नहीं दिए, तो परक्यूजिट होता है। ठीक है। आर ऑल डोनेशन 100% एग्जम्प्टेड अंडर ओल्ड रिजीम? ऐसा नहीं है, सारे डोनेशन एग्जम्प्टेड नहीं होते, उसके लिए 80G पढ़ना पड़ेगा। कोई 100 होता है, कोई 50 होता है, किसी का डिडक्शन ही नहीं मिलता, वो सेक्शन है, वो जाने दो। इज ई फाइलिंग एंड ई पेमेंट आर द सेम थिंग? क्या ई फाइलिंग और ई पेमेंट सेम है? नहीं, ई फाइलिंग मतलब ITR भरा जा रहा है, और ई पेमेंट मतलब टैक्स का पेमेंट करे, उसका पोर्टल ही चेंज हो जाता है। मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है? हाँ, तो पेमेंट पोर्टल अलग है, अपना पेमेंट करने का प्रोसेस अलग है और फाइलिंग का प्रोसेस अलग है। आई मेड ए कैलकुलेशन मिस्टेक इन माई ITR, क्या कर सकता हूं अभी? हाथ काट दो पहले तो आर्टिकल के। क्या क्या कर सकते हो? गलती हो गई तो क्या कर सकते? गलती हो सकती है कि नहीं पहले वो तो बताओ। लेकिन गलती छुपा के नहीं रखनी है ना, हो गई है ना। सीनियर्स को पूछो ना, सीनियर ऐसे सीनियर नहीं बने, गलतियां कर करके सीनियर बने। 2008 से ITR कर रहा हूं, भरता एक भी नहीं मैं, लेकिन इनकम टैक्स 2008 से पढ़ रहा हूं, तो 2008 से लेकर 2025 तक का कुछ तो अनुभव होगा ना मेरे पास। तो आप कितना भी बड़ा कांड कर लो इनकम टैक्स में, क्या बता रहा हूं मैं, कितना भी बड़ा कांड कर लो, हर चीज का क्या है? सॉल्यूशन है। लेकिन सॉल्यूशन फिर आपको पता है ना, जितना बड़ा कांड करोगे सॉल्यूशन उतना महंगा हो सकता है, उतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उतना एफर्ट लग सकता है। यहां तक क्लियर है? लेकिन क्या कर सकते हैं बताओ ना, क्या होगा अगर गलती करेंगे तो? क्या सबसे पहले क्या करेंगे? रिवाइज रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर वो टाइम चला गया तो अपडेटेड रिटर्न, उसके बाद अपील में चले जाएंगे, रेक्टिफिकेशन में जाएंगे, हाईकोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपने देश में है। आगे तुम करो बिंदास गलतियां करो। इसका यह मतलब नहीं कि रमेश का ITR सुरेश में अपलोड कर दो, हाँ ऐसा नहीं कर रहा है ना। नहीं, हमारे यहाँ पे हुआ है, लास्ट ईयर हुआ है, बैंक स्टेटमेंट रमेश का सुरेश के अकाउंट में पंच हुआ है, क्योंकि पंच करने में मजा आता है आपको। ऊपर नाम तो देखो कौन सा बैंक अकाउंट किधर पंच कर रहे हो। किसी ने 2 क्लाइंट का डेटा एक साथ में दे दिया, तुमने एक का काम चालू किया, दूसरे का बैंक स्टेटमेंट नीचे से आया, उसका भी पहले वाले में ही पंच कर दिया। ऐसा हुआ है हमारे यहाँ पे। बिजनेस ITR में होता है वैसा, सैलरी ITR में ऐसा नहीं यूजुअली होता, लेकिन होता है। ध्यान इसमें क्या बोलते, तुम्हारा क्या नहीं था फिर ऑफिस में? ध्यान नहीं था। ध्यान किधर होता है तुम्हारा? तो पहले तो सोशल मीडिया सारे डिलीट करो जो भी ITR पे काम कर रहे हैं। अगर किसी ने भी सोशल मीडिया पे अगर दिखे तो उनको ITR की टीम में से निकाल दो, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे नहीं चाहिए, गेम खेलने वाले नहीं चाहिए, ये लव बर्ड्स नहीं चाहिए, उनको इधर से निकाल दो। मैं ऑफिस से निकालो ये नहीं बोल रहा हूं, उनको अपन साइट पे काम करने लेके जाएंगे, अपन कुछ और करेंगे उनके साथ। अरे हाँ, देख लो, आपको कंसल्टेंसी टीम की हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू नीड टू फाइंड कमिटेड पीपल अमंग दिस। इंटेलिजेंट नहीं, क्या चाहिए हमें? हाँ, जिसका ध्यान है, भले स्लो करे लेकिन ध्यान से करे। हमें वैसे ही लोग चाहिए। आता तो आपको नहीं, हमें पता है ना, इसलिए तो सिखाया जा रहा है। ये सब कुछ सीख के आना होता है, फिर ITR का काम मिलता है। CFM में ये सब नहीं सिखाया जाता। CA इंटर में ये सब सीखना होता है, और उसके बाद आर्टिकलशिप चालू होती है। मैंने वो मंगाया था, किधर आया ही नहीं वो।
अरे भाई रखा क्यों है, मुझको चाहिए, मैं मेरा वीक नहीं चालू हो रहा है, वहां रखा क्यों है? अरे ब्रेक क्यों, मैं चालू लेक्चर में नहीं पी सकता क्या? एक ही दो यार, अभी दो क्यों दे रहे हो एक टाइम पे? ठीक है, चाय। ओके आगे जाता हूं। डू आई किधर तक आया था मैं? व्हाट विल हैपन इफ आई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर 139(1) का ड्यू डेट? 15 सितंबर के बाद क्या चालू हो जाएगा? बिलेटेड रिटर्न चालू होगा। और बिलेटेड रिटर्न में क्या लगता है? फी लगता है, पेनाल्टी नहीं लगता। क्या लगता है? पेनाल्टी भी लग सकता है, मैंडेटरी नहीं है, पेनाल्टी लग सकता है लेकिन फी तो लग ही जाता है। ठीक है ना? कभी 1000 कभी 5000। डू आई नीड टू फाइल रिटर्न इफ टैक्स हैज ऑलरेडी डिडक्टेड? टैक्स भर दिया है, टैक्स नहीं भरना है, रिटर्न नहीं, रिटर्न भरने की जरूरत है क्या? अरे टैक्स जा चुका है पहले, 1 रुपए का टैक्स नहीं भरना है अभी आपको। अभी तो बताया था रिटर्न भरना ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? मैंडेटरी है ना, इधर लिखा है देखो ना यार, यस बोला है ना इधर, तो कॉपी तो क्या करो आंसर। हाँ, विल आई गेट अ रिफंड इफ आई हैव पेड टैक्स एक्स्ट्रा? अगर आपने गलती से, आपके एम्प्लॉयर ने गलती से, मतलब एम्प्लॉयर ने ओल्ड रिजिम सिलेक्ट की थी और न्यू रिजिम आपके लिए बेनिफिशियल है, या उल्टा भी हो सकता है, एम्प्लॉयर ने न्यू रिजिम के हिसाब से टैक्स डिडक्ट किया लेकिन ओल्ड रिजिम आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपका गलती से टैक्स ज्यादा गया, तो ऐसा नहीं कि रिफंड मिलता ही नहीं। रिफंड वाला क्लाइंट आएगा तो एकदम ऐसे खड़े हो जाएगा, कैसा रिफंड? हो सकता है जेन्युइन रिफंड भी हो सकता है, वो अलग बात है, वो लोग कम है मार्केट में लेकिन है। ठीक है? डू आई नीड टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ आई एम क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर एटीसी? पहले नहीं जाता था, अभी ज्यादा है क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन? पॉलिसी नंबर, पॉलिसी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब जा रहा है ना। इतना ही तो मांग रहे, क्या तुम लोग इतना रो रहे थे फिर बहुत इंफॉर्मेशन मांग रहे, बहुत इंफॉर्मेशन मांग रहे? इतना ही तो मांग रहे ना, देखना एटीसी में इतना ही मांग रहे, पॉलिसी नंबर और पॉलिसी आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब अमाउंट ऑफ डिडक्शन और पॉलिसी का नंबर मांग रहे, दो ही तो चीजें मांग रहे और क्या मांग रहे? बाबा सेक्शन वाइज तो इसमें भी है, देखो ना, 80CCD है तो 80D है, तो मांगी क्या रहे? नेचर ऑफ अभी जो अभी कौन से डिडक्शन, अलग अलग डिडक्शन का अलग अलग इंफॉर्मेशन, लेकिन मांग मांग के 3 से 4 इंफॉर्मेशन ही मांग रहे। इट्स नॉट टू मच, सीरियसली इट्स नॉट टू मच। व्हाई, आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर फीलिंग टू मच। वो अलग बात है, तो मैंने उसका तो सोल्यूशन बता दिया ना, 1000 रुपए एक्स्ट्रा, जितनी बार फोन करोगे बोलो तो जितनी बार हम फोन करेंगे 1000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। नहीं तो ये निकाल के भेज दो ना, उसको स्क्रीनशॉट भेज दो ना। हाँ तो देखो अभी वो तो, वही तो हमारा, अगेन बात वहां पे आके जाती है, जिसको आप तकलीफ बोल रहे हो वही शायद हमारा काम है। ठीक है ना? तो आपका एटीट्यूड, लोग आपका पहला एटीट्यूड चेंज हो जाना चाहिए। नहीं लास्ट ईयर तक नहीं था। अरे भैया चेंज ही समाज का नियम है, परिवर्तन होके रहेगा ना, रिवॉल्यूशन होके रहेगा, आप चाहो या ना चाहो। ये तो फिर भी ठीक है, मैं बता रहा हूं, आगे आगे देखो होता क्या है। हाँ आगे देखो तो सही, गेम कैसे बदलने वाला है। हम करोड़पति नहीं बनेंगे ना, देखो, क्योंकि इनकम टैक्स ना घर के अंदर घुसने वाला है, आगे आगे जाके लाइट बिल का नंबर तक मांगने वाला है, और लाइट बिल कितना आ रहा है वो भी मांगेगा, देख लो तुम लोग। पासपोर्ट का इंफॉर्मेशन मांगा अभी तक इसने, आगे जाके मांगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा। अरे मैं बता रहा हूं सब मांगेगा, ठीक है ना? क्यों? सब जगह से ढूंढेगा तुम्हारी लाइफस्टाइल क्या है, क्योंकि तुम जो राशन कार्ड लेने के टाइम पे फैमिली इनकम 30,000 लिखते हो, एनुअल इनकम फैमिली का, बेशरम लोगों, जितना तुमने लाड़की बहन को चुना लगा के पैसे लिए ना, सारे इंटरेस्ट के साथ लेने वाला है, देख लो तुम लोग। फिर बोलोगे चीटिंग है, अच्छा डिपार्टमेंट पेनाल्टी लगा के ले रहा है वो चीटिंग है? हाँ, तुमने जो उससे झूठ बोल के गरीब होने का नाटक करके इतने साल से राशन कार्ड पे फुकट के चावल ले रहे हो, वो ठीक था। जाने दो, गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, ये मिडिल क्लास लोगों का उड़ा रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा बहुत कुछ है, वो पूछेगा ऑब्वियसली,
ठीक है। हाँ, इतना होने के बाद रेंट का तो 80, नहीं दोनों नहीं हो सकता क्लेम। और आपको ये सब अगर भरना होगा तो 10 BA करके फॉर्म आता है, वो भरना पड़ता है। और बताओ क्या चाहिए अभी? अरे बोलो, कुछ भी नहीं, सब क्लियर है तुम लोगों का? तो पहले बता देते, मैं टू ही सिखा लेता फिर। नहीं मैंने लिया तो अच्छा हुआ, मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तुम मेरी ले रहे हो यहाँ पे डाउट ही नहीं है, वो मेरे से क्यों करा रहे हो? पूछो। क्या ये देखो, ITR 1 ITR 2 किसके लिए एप्लीकेबल होता है? यहाँ पे दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम अंडर एनी हेड अदर देन PGBP। बिजनेस एंड प्रोफेशन छोड़ के, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन को 3 और 4 है, और फिर उन्होंने बोला हु इज नॉट एलिजिबल टू फॉर ITR 1। तो ITR 2 का लिस्ट कितना छोटा हो गया? ITR 2 किसको किसको लगता है? जिसको एक तो बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, और जिसको ITR 1 एप्लीकेबल, उसका ITR 2। पहले समझ में आ रहा है? या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, या ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है, तो ITR 2। समझ में आ रहा है? रेलवे के भाषा में आप हैंडीकैप के डब्बे में नहीं जा सकते, आप महिला के डब्बे में नहीं जा सकते, तो जनरल डब्बा एक होता है जिसमें हैंडीकैप भी जा सकता है, महिला भी जा सकती है, और नॉर्मल लोग भी जा सकते हैं। वो जेंट्स का डब्बा नहीं होता। वो डब्बा कौन सा होता है? तो ITR 2 क्या हो गया? सैलरी वालों का। समझ में आ रहा है? बिजनेस वालों का जनरल डब्बा। ITR 3 4 स्पेशल लोगों का है। 4 के बहुत सारे कंडीशन है, 4 के कंडीशन फेल हो गए तो ITR 3 जनरल डब्बा 3 है। उल्टा है उनका। समझ में आ रहा है ना? 1 एप्लीकेबल नहीं तो 2, 4 एप्लीकेबल नहीं तो 3। मजा आता है उनको ये सब करने में। बताओ, ऐसा ऐसा रखते तो अच्छा होता ना, 1 एप्लीकेबल नहीं तो 2, फिर 3 एप्लीकेबल नहीं तो ये नॉर्मल हो गया ना। अरे ये इनकम टैक्स है, ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता। 750 प्लस सेक्शन है, 8 से 10,000 पेज का कंटेंट है। ब्यूटी बताऊं, मेरे को ऑलमोस्ट हर पेज पे क्या लिखा है याद है। कैसे याद हो गया? कैसे याद हो गया? तो तुमको भी याद करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? अब तुमको इसमें काम करना है, लेकिन इसको याद नहीं करना है। क्या करना है? जाएगा किधर? TDS है, कमीशन इनकम, इंश्योरेंस कमीशन है वो। वन में दिखा सकते हैं ना, एक्सेप्शन तो आया नहीं किधर। 1 में दिखा सकते हैं ना, सैलरी प्लस इंश्योरेंस कमीशन जा सकता है। तो फिर अभी आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी वहां पे कि भैया आपके लिए अदर इनकम है कि ये बिजनेस इनकम है। वो बोलेगा मेरे लिए बिजनेस इनकम है, मैं तो भैया पूरा ऑफिस बीपीस लेके, तामझाम लेके, एम्प्लॉयज लेके 4 तो नहीं जा सकता। 4 में एक्सक्लूड, तो वो तो 4 का डाउट हो गया ना। फिर 4 में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे क्लियरली लिखा है
जो एजेंसी के बिजनेस करते हैं उनको 44AD एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियरली लिखा है, क्लियरली 3 जाएगा, बिजनेस का 3 जाएगा। और अगर कोई जॉब करता है, छोटा मोटा इंश्योरेंस कमा रहा है, तो उसका मेन नहीं है, तो अदर इनकम में डाल के खत्म कर दो। सैलरी है ही नहीं तो 1 भी नहीं जा सकता, 2 भी नहीं जा सकता, तो 3 चला जाएगा। 2 भी जा सकता है क्योंकि वो बोल रहा मेरा बिजनेस भी नहीं है। टोटल टैक्सेबल हो जाएगा, ऑब्वियसली टोटल टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं तो फिर वो एक्सपेंस क्लेम कर रहा है तो फिर 3 ही जाना पड़ेगा ना, फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कमीशन एजेंट का खर्चा जेन्युइन है कि नहीं है वो जस्टिफाई करना ही पड़ेगा, तभी तो वो बोल रहे हैं। क्योंकि 44AD नहीं है मतलब उसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होना ही चाहिए, मतलब टैली मारना ही है उसका। नहीं कहे तो बोलो सर लॉ ऐसा है, देखो सर टैक्स इतना लगेगा सर, देखो बाद में हम रिस्क नहीं लेंगे सर, आपको एक एफिडेविट साइन करके देना पड़ेगा सर, आई डू नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली करके। क्योंकि यहां पे यस बोलोगे आप लोग, 3 भरने के टाइम पे क्या बोलोगे? यस। यस कैसे करोगे फिर आप? यस करना पड़ेगा ना, 3 भरना होगा तो। चलो 1 के डाउट हो गए? ए बाबा 1 के हो गए क्या? मैं इसको ये कट कर लोगे बाद में, वीडियो चालू रखूं कि पॉज करूं? ये कट करता हूं ना। हाँ बोलना। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी अगर पूछोगे आप तो पहले मुझको फॉर्म दिखाना है। तुम लोग क्या रीड करोगे ना, मुझको समझाओ क्या बता रही है इसमें। बिजनेस क्लास में आपको बिजनेस के कॉलम में आपको इनकम दिखा, होता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अगर तू जो बता रही है और मैं जो समझ रहा है वो सेम है, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होते हैं, उनको सैलरी के जैसे सैलरी मिलता है, लेकिन उनका TDS 194J या 194C में कटता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो इन्वेस्टमेंट इनकम है, उसका उसका अलग ही है वो, बहुत कुछ हो सकता है। नहीं नहीं, वो सीखना ही, वो तो अलग ही, वो तो वो रिटर्न आपको भरना ही नहीं, वो जूनियर लोगों को भरना ही नहीं, वो सीनियर लोगों को भरना है। और वैसे रिटर्न आप लोगों को मेरे से वेरीफाई करा के लेंगे। हाँ वो फॉर्म मंगा के, क्योंकि वो इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट जो है उसको वो पास थ्रू स्टेटस वगैरह लगता है, उसमें उस एंटिटी का मेन एंटिटी जहां पे उसने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड जो है, वो एक लेटर भेजती है कि उन्होंने कैसा रिटर्न भरा है, उन्होंने जैसा भरा है वैसा हमको भरना पड़ता है। मतलब उन्होंने जिसको कैपिटल गेन बोला उसको हमको कैपिटल गेन बोलना पड़ता है, उन्होंने जिसको डिविडेंड बोला उसको हमको डिविडेंड बोलना पड़ता है, उन्होंने जिसको बिजनेस इनकम बोला हमको उसको बिजनेस इनकम बोलना पड़ता है। तो वो कॉन्सेप्ट ही अलग है, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। मैंने रिकॉर्ड किया है, तुझको सीखना है तो CA राम पाटिल बिजनेस ट्रस्ट देख, लेक्चर जमता है तो देख ले। हाँ और बताओ भाई लोग, यार तुम लोग पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे, वो तो बताओ। मैं अभी तो बताया था सबको, डाउट लिख के रखो करके। सारे हो गए? क्या है 2K? कोई भी चलता है, तीनों क्या, तीनों सेक्शन में चलता है, बिजनेस में भी चलता है, अदर में भी चलता है, कैपिटल गेन में भी चलता है, क्योंकि उसका हेड से लेना देना ही नहीं है, उसका टैक्स का सेक्शन वही सिलेक्ट होना है।
जोरात बोल नाही तर काहीतरी हानीन. काय भेटलंय? हाँ तो क्या हो गया? अब वो क्या है, अगेन वही बात बता रहा हूँ ना. फॉरेन रेमिटेंस मतलब क्या तुझे बताऊं? फॉरेन से मुझे पैसे आए, तो मुझे इतना ही बता रही है. अब उसने बिजनेस किया करके आए, कुछ बेचा करके आए, मम्मी है वहां पे करके आए, क्यों आए? अरे मैं वही पूछ रहा हूँ ना बेटा. हाँ वही वही बता रहा हूँ ना, क्या आया वो तो बताना. पैसा आया उतना ही सर पैसे आए, क्या करूं? कहाँ से आए, क्यों आए? तो जेकब सर का प्रॉपर्टी का डिटेल उन्होंने पूरा दिया है आपको. आपने वेरिफिकेशन नहीं किया तो क्लाइंट को नहीं पूछना था, डॉक्यूमेंट आ गए थे. नहीं समझे तो आपको पहले सीनियर को पूछना चाहिए था कि सर ये नहीं समझ रहा है. नहीं समझा ना आपको. मैं क्या बता रहा हूं, कोई क्राइम है क्या? एआईएस में फॉरेन रेमिटेंस करके नया कुछ वर्ड आया, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, चलेगा ना? किसको पूछना चाहिए था? अरे बोलो ना, आपको नहीं समझा तो सागर को पूछना चाहिए था. सागर को भी नहीं समझा, विजय को पूछना चाहिए था. साइली मैडम है उनको पूछना चाहिए था, आरती मैडम को पूछना चाहिए था. मुझे साइली मैडम एक्सपर्ट है फेमा की, उन्होंने अभी एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है लैपटॉप में. मतलब उनके सॉरी साइली में तुमने भी तो किया है. अरे वो उसका कोर्स है, अटेंड इसने किया था. नहीं किया है? तुमने तो बोला था कंप्लायंस टीम करने वाली है. क्या 17,500 कितने, अब कितने गए पानी में? ये कितने गए? इसकी सैलरी से 7,200 काटो. सालो तुम्हारे भरोसे फेमा का कोर्स कराया था. सर्टिफिकेट आ जाएगा उनको अभी थोड़े दिन में. लैपटॉप ने सीख लिया पूरा. उनके लैपटॉप को पूछो अभी फेमा के डाउट. हाँ बोलो भाई. येस. नाही, डिडक्शन वर्षातून एकदाच मिळतं. त्यामुळे 2 फॉर्म 60 जेव्हा मर्ज करणार, डिडक्शन एकदाच घेणार. आयटीआर फॉर्ममध्ये डिडक्शन एकदाच घेणार. फॉर्म 16 मध्ये 2 वेळा कॅल्क्युलेट होऊ शकतं, कारण की जो एम्प्लॉई सोडून नवीन कंपनीला जॉईन करतो तो जुन्या कंपन्यांची इन्फॉर्मेशन नवीन कंपनीला देत नाही. इफ यू फर्निश देन नवीन फॉर्म 16 तसा येत, पण युजली दॅट डझंट हॅपन. सो फॉर्म 16 इज नॉट अ फाइनल डॉक्यूमेंट. रिमेंबर दिस, फॉर्म 16 इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट. एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो पोर्टल पे आप लोग भरते हो वो है फाइनल. ओके. 2 फॉर्म 16 अगर आएंगे तो 2 बार स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना. कैसे मिलेगा? एक इंश्योरेंस का 2 बार डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. एक बार प्रोफेशन टैक्स भरोगे, 2 बार डिडक्शन मिलेगा क्या? तो डिडक्शन तो बेटा जिंदगी में एक ही बार मिलता है, ठीक है ना. फॉर्म 16 में 2 बार दिखेगा, लेकिन क्यों? पुराना एम्प्लॉयर ने पुराने तरीके से कंप्यूट किया, नए एम्प्लॉयर को पुराना एम्प्लॉयर बताता नहीं है कि मैंने ले लिया डिडक्शन, तू मत ले, क्योंकि वो दोनों कम्युनिकेट क्या करते. मुझे क्या पता एम्प्लॉय कहां से छोड़ के आया है, 4 कंपनी करके आया कि 5 कंपनी करके आया. उतना एचआर वालों के पास टाइम नहीं होता करने, ये सब एचआर का काम है. लेकिन तुझे पता है एचआर कैसे होते हैं? नहीं, हर कंपनी के वैसे होते. उनको इनकम टैक्स का नॉलेज नहीं होता. उनके सॉफ्टवेयर होते, बेसिक इंफॉर्मेशन भरते. एचआर इज द ओनली कम्युनिटी इन द मार्केट जिनको नॉलेज किसी चीज का नहीं है, लेकिन सबको जॉब पे रखने का और निकालने का काम वही करते. नहीं ऐसा ही है, समाज का ही ऐसा नियम है. तो एचआर का प्रॉब्लम है. किसका प्रॉब्लम है? एचआर का प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम नहीं. और पूछो, डाउट पूछो यार. कुछ नहीं, घटिया डाउट होगा तभी भी चलेगा. डाउट घटिया ही होते हैं. हो गया? सारे डाउट क्लियर हो गए? तो चलो क्विकली फॉर्म बता देता हूं.
तो 1 तो पता चल गया आपको, जिसका सहज नाम है, जिसका नाम क्या है, ओके, वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, समरी यहाँ पे है, ठीक है ना। सैलरीड पर्सन है, 1 प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है, कैपिटल गेन 112A का 1.25 लाख तक है, तो ये लगेगा। और कहाँ कहाँ पे नहीं लगेगा उन्होंने बता दिया है। 2 का भी आपको मैंने बता दिया, 3 का भी मैंने आपको बता दिया। 3 का क्या है, दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम अंडर PGBP, बिजनेस का है ये, मैंने बता दिया था। 3 कहाँ पे लगता है, जिसका बिजनेस इनकम है और जिसको ITR 1, 2 एंड 4 एप्लीकेबल नहीं है, मतलब जिसका 1 नहीं गया, 2 नहीं गया, 4 नहीं गया, तो लास्ट फॉर्म कौन सा माइंड में आपके आना चाहिए, 3, क्योंकि 3 भरना चालू करोगे ना दुनिया भर का डेटा लगेगा आपको, बैलेंस शीट PNL पूरा लगता है यहाँ पे। तो सर 4 किसको लगता है, 4 उनको लगता है जो लोग प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स करते हैं। कौन सा टैक्स करते हैं, गवर्नमेंट एज्यूम कर लेता है कि आप ट्रेडर हो तो आपका 8% का प्रॉफिट है, एडिशनल जा सकता है ना, ITR 3 में सभी जा सकता है सर। ITR 3 जनरल डब्बा है, हमने बोला क्या लेडीज ITR में, लेडीज जनरल डब्बे में नहीं आएगी। अरे भैया मैं बता तो रहा हूँ ना, ITR 3 में डिटेल ज्यादा लगेगा, बैलेंस शीट लगेगी, क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपने बिजनेस सिलेक्ट किया हुआ है तो। अगर 44AD सिलेक्ट किया आपने तो 44AD का भी जा सकता है, लेकिन 44AD सिलेक्ट किया होगा तो, और जब 44AD अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो देखो कि ITR 3 क्यों आ रहे हो आप लोग, कैपिटल गेन की वजह से। तो देखो पहले 4 कहां कहां पे नहीं लगेगा पहले वो पढ़ लो, ठीक है ना। 4 किसको लगेगा, जो प्रिजम्पटिव में जाता है। प्रिजम्पटिव मतलब क्या, 44AD, 44AE, 44 ऐसा जो AE है, ठीक है ना, ऐसे जो लोग होते हैं, मतलब प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसमैन जो छोटे होते हैं, छोटे लोगों का ITR 4 जाता है, ऐसा तो याद रखो। कौन से लोगों का ITR 4 जाता है, छोटे लोगों का। अब छोटे लोग मतलब क्या, वो हर सेक्शन का छोटा अलग है, ठीक है, कहीं पे 2 करोड़ का लिमिट है, कहीं पे 3 करोड़ का लिमिट है, कहीं पे 10 करोड़ का लिमिट है, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग लिमिट्स है। वो सेक्शन पढ़ने में सी बात होगी, मैं सेक्शन के ऊपर जा ही नहीं रहा। आपको बोला गया ITR 4 भरना है, 4 भरना है, ठीक है। वो अभी वो नहीं समझ में आया 3 भरना है कि 4 भरना है, तो उतना सीनियर से कंफर्म कर लिया करो आप लोग कि क्या करना है। लास्ट ईयर का ITR वगैरह देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना होता है। सर ITR दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल HUF हु इज द रेसिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP। तो ये फर्म को लगता है, बिजनेस कम्युनिटी को लगता है, और जिसका इनकम जो है PGBP में है, प्रिजम्पटिव बेसिस पे वो टैक्स करने वाला है, और इनकम फ्रॉम एनी फॉलोइंग सोर्सेस। तो इसका सैलरी हो सकता है, पेंशन हो सकता है, 1 हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, अदर सोर्सेस हो सकता है, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक हो सकता है। ओके, अब तो किसको एप्लीकेबल नहीं होता सर ITR 4, अगर वो डायरेक्टर इन कंपनी होगा तो ITR 4 नहीं जाएगा, तो 3 ही भरना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो 3 भरना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज्यादा होगा तो 3 भरना पड़ेगा। हैज हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अनलिस्टेड मतलब एलिट गुरुकुल लिमिटेड के अभी क्या हो गए, हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी है लेकिन अनलिस्टेड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तो बाय डिफॉल्ट अनलिस्टेड ही होते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स होंगे तो आपको ITR भरना पड़ेगा। आपका कोई असेट है विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, आप फॉरेन एसेट होल्ड करते हो तो गरीब हो कि अमीर हो, अरे आपका दुबई में सिंगापुर में प्रॉपर्टी है तो गरीब हो कि अमीर हो, अमीर हो, ठीक है ना। आगे साइनिंग अथॉरिटी ऑफ अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई बैंक अकाउंट है जिसका साइनिंग पावर आपके पास है, जिसका जो अकाउंट बाहर है, स्विस बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक ऑफ अमेरिका में आपका अकाउंट है, तो आप गरीब हो कि अमीर हो, अमीर हो, ठीक है ना। तो ये सब भरना पड़ता है वहां पे। एज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इनकम कमाते हो तो भी आप ITR 4 नहीं भर सकते, क्या भरना पड़ेगा, 3 भरना पड़ेगा। आप ऐसे पर्सन हो जिसका टैक्स अभी डिडक्ट होने वाला है या डिफर्ड होने वाला है, ESOP का मैंने बात बताया था आपको, ठीक है ना, स्टार्टअप में आता है। हु हैज एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, अगर आपका पुराने साल किसी साल का लॉसेस वगैरह है जो सेटअप करना चाहते हो आप, तभी भी आपको ITR 3 भरना पड़ेगा, 4 नहीं भर सकते आप। और आपका टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर है तभी भी आप ITR 4 नहीं भर सकते, 3 भर सकते हो। आप समझ रहे हो, इसमें 2-3 पॉइंट ही ऐड हुए हैं। 1 एंड 2 का जैसा रिलेशन है वैसे 4 एंड 3 का रिलेशन है, मैक्सिमम पॉइंट कॉमन है, खाली जो एडवांस लेवल के पॉइंट आ गए उसमें आ गए, ठीक है। ITR 4 इज नॉट मैंडेटरी, इट इज सिंप्लीफाइड रिटर्न, मैंने बताया था 4 क्या है, मतलब 4 ही भरना है, ऐसा हो ऑप्शन, मतलब आपको 4 भी एप्लीकेबल है 3 भी एप्लीकेबल है, हो सकता है कि नहीं, तो 4 ही भरना है ऐसा नहीं है, आपके पास चॉइस है, आप 3 भी भर सकते हो, ठीक है।
और क्या है इसमें सर, और कौन से फॉर्म हमारे डिस्कशन में आते हैं? तो ये जो एम्प्लॉयर फॉर्म 16 बना के देता है, फॉर्म 16 कौन बना के देता है? आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं उसकी कंपनी बना के। तो कंपनी के पास भी तो इंफॉर्मेशन आना चाहिए एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी को देता होगा ना। वो जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म 12BB है। वो क्या है फॉर्म? ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए भरता है, ठीक है। तो ये इसमें से वो पूरा एविडेंस वगैरह देता है, HRA, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह जो भी है, LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, हाँ, वो सब कुछ वहां पे दे सकता है। आगे फॉर्म नंबर 16 मैंने बता दिया आपको, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। 16A किसका होता है? 16A जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है लेकिन प्रोफेशनल्स है। तो मैंने किसी कंपनी का ऑडिट किया, उन्होंने मेरा 194J में TD डिडक्ट किया, तो वो मुझे फॉर्म 16A देते हैं, ठीक है ना। 16 एम्प्लॉय का होता है, 16A प्रोफेशनल्स का होता है। ओके, फॉर्म 67 स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अ कंट्री स्पेसिफाइड टेरिटरी, ये सब जाने दो, इसका कुछ स्पेसिफाइड टेरिटरी वगैरह का आपको काम का नहीं है। 26A आपको पता है सारा TDS का इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। TDS का ये समरी वगैरह आता है कि आपका साल भर में TDS कहाँ पे डिडक्ट हुआ है। और क्या क्या है? 15G है, डिक्लेरेशन होता है एक, वो भी जाने दो। 15H भी जाने दो। 10E अगर आपको एक रिलीफ क्लेम करना होता है सेक्शन 89 का, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, आपको लास्ट 5 साल का सैलरी अभी मिलता है, डिस्प्यूट में रहता है सैलरी कंपनीज वगैरह में, तो 5 साल का सैलरी 1 साल में दोगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा कि नहीं? 5 साल का सैलरी वही 5 साल में देते हैं तो शायद मुझे टैक्स कम लगता। तो पिछले 5 साल का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि ये सैलरी उसी साल मिलती तो कितना टैक्स लगता, और अभी लमसम में मिला तो कितना लग रहा है। तो जो एक्स्ट्रा भर रहे हो आप इस साल, उतना गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे देता है, डिस्काउंट दे देता है। वो डिस्काउंट मांगने का जो फॉर्म है वो क्या है? फॉर्म 10E, ठीक है। फिर टैक्स की स्लैब है, उसमें मैं नहीं जाता, ये आपको पता ही होनी चाहिए। टैक्स की स्लैब, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम के टैक्स की स्लैब है अपने। और यहाँ पे क्या है? रिबेट भी है। यहाँ पे रिबेट उन्होंने 20,000 गलती से लिखा है, 25,000 रिबेट है। इनकम टैक्स का भी गलती हो जाता है, माफ कर दो, ठीक है। सरचार्ज वगैरह भी मैंने आपको बता दिया है कैसा होता है। 50 लाख के ऊपर 10%, फिर वो 15% बढ़ते जाता है, 25% 37% तक जाता है। न्यू रिजिम के अलग है। अगर आप वो इंटरेस्ट अमाउंट करने वाले हो, क्लेम करने वाले हो हाउस प्रॉपर्टी के सामने, तो डिडक्शन क्या क्या उन्होंने मांगा है देखो यहाँ पे। लोन कौन से बैंक से लिया है, अदर बैंक से, बैंक का लोन, बैंक का नाम, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, ऐसा सब कुछ। ये कॉमन डॉक्यूमेंट है। सैंक्शन लेटर में और मुझे लगता है रिपेमेंट शेड्यूल में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या क्या लगते हैं सारे इन्होंने यहाँ पे दिए इनकम टैक्स पोर्टल पे। और बताओ, अभी कोई सेक्शन स्पेसिफिक बात करनी तो बताओ, बहुत सारे सेक्शन है। ATD, DDB, अभी जो आया नहीं उसके बाद फालतू में बात क्यों करो? आपके पास कौन सा सेक्शन है बताओ ना, उसका यहाँ पे बात करता हूं। अगर कोई सेक्शन अभी तक आपके पास इसके पहले आया, ATG है, हाँ, एजुकेशन, वही लोन, स्पाउस, बच्चे और सेल्फ। फैमिली का डेफिनेशन है हर सेक्शन में, ठीक है ना। इंडिविजुअल के कॉलम में सीनियर सिटीजन का नहीं आता, NR का नहीं आता, HUF का ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है। NR को खाली NR सिलेक्ट करना होता है। NR को रिबेट वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलता। जो रिबेट का बेनिफिट है ना 87A का, वो खाली रेसिडेंट को है। वो तो सेक्शंस हो गए फिर आपको। तो जैसे आप नॉन रेसिडेंट सिलेक्ट करोगे, बहुत सारे बेनिफिट विड्रॉ हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया के लोगों को बेनिफिट देता है, रेसिडेंट्स को। बताओ बताओ, और कुछ है तो बताओ भाई। नॉट एलिजिबल कवर कर लिया। आई एम एन इंडिविजुअल हैविंग बिजनेस इनकम, कैन आई ऑप्ट ओल्ड रिजिम? हाँ, ये एक सवाल आता है आपके पास। आपका बिजनेस इनकम है और आपको ओल्ड रिजिम चूज करना है, कर सकते हो क्या? बिजनेस इनकम है, ओल्ड रिजिम चूज कर सकते हो क्या? लेकिन क्या भरना पड़ेगा आपको? फॉर्म 10IE ये भरना पड़ेगा। अब आपका क्या रहता है? सर, आई एम एन इंडिविजुअल हैविंग अ बिजनेस इनकम, कैन आई स्विच बिटवीन न्यू रिजिम टू ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम टू न्यू रिजिम? हर साल नाच सकते हो क्या? वो सैलरी वाले को ऑप्शन था ना, ओल्ड टू न्यू, न्यू टू। तो इनका आंसर एकदम क्लियर है, जिसका बिजनेस इनकम है वो ये स्विच करना अलाउड नहीं है। तो फिर सर क्या होगा? वंस इन अ लाइफ उनको चांस मिलता है। क्या मिलता है?
अगर उन पहले डिफॉल्ट रिजिम कौन सी पहले वो बताओ, न्यू रिजिम को डिफॉल्ट रिजिम बोलते हैं। तो बोलते हैं कि वंस दे हैव ऑप्टेड फॉर ओल्ड रिजिम, मतलब यहां से ओल्ड रिजिम में जाने के लिए 10 IEA भरा होगा। अब जिंदगी में खाली एक ही बार फिर से 10 IEA भर के ओल्ड का क्या कर सकते हैं, न्यू। उसके बाद वो जिंदगी भर जब तक ये बिजनेस चालू है तब तक स्विच, मतलब वो लाइफ में 2 ही बार 10 IEA भर सकते हैं, एक ओल्ड रिजिम में जाने के लिए और एक बार बाहर आने के लिए। अगर एक बार अंदर चले गए तो हमेशा अंदर ही रहेंगे जब तक खुद से बाहर नहीं आते, और अगर एक बार बाहर आ गए तो अभी फिर लाइफ में कभी अंदर नहीं जा सकते। तो जिसने 2 साल पहले 10 IEA भरा होगा वो आज भी ओल्ड रिजिम में ही होगा, वो चेक करना पड़ेगा आपको पोर्टल पे जाके। हाँ, पहले का लॉ अलग था, पहले ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम में जाने के लिए 10 IEA भरना पड़ता था, अभी ओल्ड रिजिम में जाने के लिए भरना पड़ रहा है। तो वो देख लो आप लोग, अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होंगी यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, ओल्ड में जाना है तो आपको 10 IEA भरना पड़ेगा, और भरोगे तो अभी 2 साल के बाद क्या होगा, आपको हर बार नहीं भरना पड़ेगा, आप हमेशा किस में रहोगे, ओल्ड रिजिम में रहोगे। फिर आपको बाहर आना है तो हाँ, क्योंकि पहले ओल्ड रिजिम डिफॉल्ट रिजिम था, न्यू रिजिम ऑप्शनल रिजिम था। अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, न्यू रिजिम को ही डिफॉल्ट रिजिम कर दिया, ठीक है। मैंने आज 44 AD ले लिया, प्रिजम्पटिव वाला, याद आ रहा है ना तुझको, मैंने ले लिया, तो मुझे 5 साल रहना है इस स्ट्रीम में। कितने साल रहना है, 5 साल रहना है। लेकिन मैं बाहर जाना चाहता हूं तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरे साल में आप बाहर जा सकते हो। अब लॉ ऐसा है कि अगर आप बाहर गए तो फिर से 44 AD आप 5 साल के लिए ले नहीं सकते। मैंने क्या बोला समझा, बाहर जाना अलाउड है लेकिन एक बार हाँ, फिर से रिटर्न नहीं आ सकते। तो एक लॉक इन पीरियड है और एक कूलिंग पीरियड है। एक पीरियड को नाम क्या लो आप, एक बार आए तो कितने पीरियड के लिए अंदर रहना है सर, लॉक इन पीरियड में बाहर जा सकते हैं क्या, जा सकते, लेकिन फिर रिटर्न आ नहीं सकते। और सादी भाषा में बताऊं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के इसमें याद रखो, ठीक है ना। एक बार प्यार हो गया तो कितने साल साथ में रहने का है, 5 साल। ब्रेकअप करना अलाउड है क्या, है, लेकिन फिर रिटर्न कब नहीं आने का, 5 साल तक। और उसके बाद भी क्यों आ रहे हो टियर 1 के तो डिडक्शन है ही। सर डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगने होते हैं क्लाइंट से, फॉर्म 16 लेना पड़ेगा, 26A से AIS 16A, बैंक स्टेटमेंट, हाउसिंग लोन सर्टिफिकेट, रिसिट फ्रॉम डोनेशन मेड, रेंटल अग्रीमेंट, रेंट रिसिट, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम रिसिट, LIC, यूलिप, ये सब लिंकिंग करना पड़ेगा, पैन, समझा ये सब। ये प्रिजम्पटिव के सेक्शंस है, वो सब में नहीं जाता मैं, 44 AD ये सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है पहले ही। AD में क्या है, AE में क्या है सेक्शन, जाके आप देखोगे पोर्टल पे है। इनको चाहिए तो शेयर कर दे, जिनको तू सिखाता है तो 44 AD का लेक्चर देख लेंगे, नहीं तो मुझे बोलो फिर से पढ़ाओ, मैं फिर से पढ़ा लूंगा, लेकिन फिर मेरा डबल एफर्ट हो जाएगा बिना मतलब का। लेकिन ठीक है, पढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एलिजिबिलिटी है, आज भी 2 करोड़ ही लिमिट है। हाँ, जिनको पता है सेक्शन में बता देता हूँ, 3 करोड़ आपको दिखेगा। 3 करोड़ उन्हीं के लिए जो लोगों के बैंक अकाउंट में 5% से लेस कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये जो हायर लिमिट है 50 लाख का 75 लाख, प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख का कितना हो चुका है। लेकिन कंडीशन है कि आपके बैंक अकाउंट में 5% से ज्यादा, मतलब अगर टोटल मैंने साल भर में 1 करोड़ डिपॉजिट किया है तो 5 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। और अगर मैंने 2 करोड़ विड्रॉ किया है बैंक से तो 2 करोड़ का 5% 10 लाख होता है। 10 लाख से ज्यादा में कैश में विड्रॉ नहीं कर सकता। 5 लाख का लिमिट डिपॉजिट, 5% का लिमिट डिपॉजिट पे अलग लगता है, विड्रॉल पे अलग लगता है। क्रेडिट सबमिशन लेना पड़ेगा आपको। टैली में कुछ अगर कमांड देके कर सकते हैं तो देख लो, टैली में टोटल आएगा ना ऑटोमेटिकली, उसमें कमांड दे सकते हो क्या, देख लो, परसेंटेज ऑफ कैश विड्रॉल ना। लेकिन कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है दिख रहा है आपको तो आप छोड़ ही दो ना। अरे यार इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो। जो बंदा कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन अगर कोई बैंक अकाउंट में कर रहा है, मतलब कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल या कैश सेल्स, कैश परचेज, कैश में ट्रांजैक्शन अगर कर रहा है कोई, तो कैश बुक ओपन करके समझ में आएगा ना कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं। तो उसको क्या बोलो आप, आपका 2 करोड़ का ही लिमिट है 44 AD का। ओके, कैश ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, बहुत नेग्लिजिबल दिख रहे हैं। जैसे राम पाटिल एंड एसोसिएट में मुझे लग रहा है कैश में एंट्री आती नहीं रहेगी, PN राज में भी कैश एंट्री आती नहीं रहेगी।
पीएनआरएस पे एलएलपी है, लेकिन एलएलपी को एप्लीकेबल पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह कोई फॉर्म, एलिट गुरुकुल पार्टनरशिप फॉर्म में भी आती होगी, थोड़ी बहुत आती रहेगी वहां पे, लेकिन ज्यादा नॉमिनल इंटरेस्ट ठीक है, आपको समझ, वो जजमेंटल कॉल है, कैलकुलेट आप कर ही सकते हो डेफिनेटली। कैश का टोटल लेके टोटल डिपॉजिट डिवाइड करके निकाल दो तो परसेंटेज निकल जाएगा। कैश डिपॉजिट डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट इनटू 100, समझ में आ रहा है? कैश विड्रॉल डिवाइड बाय टोटल विड्रॉल इनटू 100। ओके, हाँ, तो 2 करोड़ 50 लाख का ही लिमिट है, जैसे लास्ट ईयर था वही लिमिट है। 3 करोड़ और 75 लाख अगर कोई सिखाने आएगा तो क्या बोलने का, कैश ट्रांजैक्शन लेस देन 5% होगा तो ही वो एप्लीकेबल है, हायर लिमिट। सर 44 एडी में और कौन कौन नहीं आ सकता? तो जो ट्रक चलाता है, ट्रक चलाने वाले जो भैया है, इनके लिए 44 ए ही बना है ना, 7,500 रुपया पर ट्रक वो लगाते, तो उसका सेक्शन ही अलग है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। और कौन नहीं आ सकता? जो एजेंसी का बिजनेस करता है, एजेंसी, खाली इंश्योरेंस एजेंसी नहीं, एनी एजेंसी। कैसे पता चलता है इंश्योरेंस एजेंसी एजेंसी है? या तो एक सेक्शन 194 डी में टीडीएस कटा होगा, या सेक्शन 194 एच में, या ऐसा कमीशन का जो सेक्शन है आपको पढ़ने पड़ेंगे, 194 जी, 194 डी, 194 एच, ये 3 कमीशन के सेक्शन है टीडीएस के, डी जी एच। डी में इंश्योरेंस का आता है, जी में लॉटरी का आता है, और एच में अदर कमीशन आते हैं सारे, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह जो करते हो सारे एच में आते हैं। कमीशन का बिजनेस वाला यहाँ पे आता ही नहीं, एनी एजेंसी बिजनेस कमीशन एजेंट यहाँ पे आता ही नहीं, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है वो नहीं आएगा। और जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, ऐसा सिलेक्ट किया है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। और बताओ सर, प्रोफेशनल को कौन 44 एडी में कौन कौन जाता है? तो लीगल वाले जाते हैं, सारे लॉयर्स, मेडिकल सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, सीए एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं है ये, ठीक है ना। टेक्निकल कंसल्टेंसी वाले जा सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर जा सकते हैं, और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय सीबीडीटी। तो ये बेचारे सीएस वाले लोग हैं ना, वो यहाँ पे छूट गए थे, तो उनको बाद में नोटिफाइड करके यहाँ पे डाला गया। 44 एडी में आओगे तो कोई एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, इसलिए तो उसको प्रेजम्पटिव बोला जाता है। 44 एडी में आने के बाद आपको कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को टीडीएस एडवांस टैक्स नहीं लगता, ऐसा नहीं, एडवांस टैक्स लगता है। 15 मार्च पे एक इंस्टॉलमेंट लगता है, लेकिन एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है। सर अगर मैंने 44 एडीए या 8 किया है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूं या नहीं करूं, तो आपको ही इसका आंसर पता है। नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन तो करना ही है, ठीक है ना, उसका कोई चॉइस नहीं है। वो इनकम टैक्स फोर्स नहीं कर रहा है आपको, लेकिन जो दूसरा सेक्शन है 44AA, वो सेक्शन बोलता है कि आप प्रोफेशनल हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। खाली जो डेप्थ लगती है, जो टैक्स ऑडिट की एसएससी को जितनी डेप्थ में हर 50 रुपए के ऊपर के भाई वाउचर रखने पड़ेंगे, साइन वाउचर, उतना डेप्थ में मेंटेन नहीं करना है। टैली तो मेंटेन कर सकते हो ना यार, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब वाउचर नहीं बनाए 50-50 रुपए के, 20-20 रुपए के, 10-10 रुपए के, वो बता रहा है, ठीक है ना। जितने सेल्स बिल है, सेल्स फाइल अलग होनी चाहिए, परचेस फाइल अलग होनी चाहिए। जो फाइल बुक्स, जो मेहनत होता है बुक कीपिंग का, वो नहीं करना है। टैली मेंटेन करने को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना नहीं बोलते, वो अकाउंटिंग बोलते। बिना अकाउंटिंग के आप कंप्यूटर भी कैसे करोगे? तो वो मैंडेटरी है, वो लोगों का वहम है, वो भी तोड़ दो कि बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करने। तो बोलेगा सर कल बैलेंस शीट मांगोगे, नहीं दे पाऊंगा मैं, तो लोग बोलेंगे नहीं बैलेंस शीट हो चाहिए। तो बैलेंस शीट आसमान से थोड़ी ना क्या गिरेगी सर, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे ना। नहीं सर हम लोग 11th में ऐसे ही बना देते थे। अबे वो 11th स्टैंडर्ड में बना देते साले, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बैलेंस शीट नहीं बनता, सीए का साइन जा रहा है उसके ऊपर, तू साइन कर। नहीं तो पिछले साल का अगर आईटीआर नहीं भरा होगा लास्ट 4 साल का, तो अब आईटीआर यू भर के अभी आप भर सकते हो, लेकिन पेनाल्टी लगती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन यस, जैसे बाकी सारे इसमें है उस वैसे सारे इसमें भी, आईटीआर 4 में भी वही सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जाएगी। इंडिविजुअल को जो जो फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं 1 2 3 4 मैंने कवर कर लिए। 1 2 3 4 में कुछ डाउट है तो पूछो अभी।